लेट्स स्टार्ट. सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. सो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं. आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इंस्टीट्यूट आपको किस रीजंस की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगी? क्या आपने कहीं पे बहुत अच्छा आर्टिकलशिप किया है इसके लिए? नहीं. क्या आपको 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इसके लिए? नहीं. तो फिर क्यों बनाएगी इंस्टीट्यूट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं बोलता हूं. अगर आपको एग्जाम में सीपीटी 200, आईपीसीसी 300, आईपीसीसी 350 और सीए फाइनल 400 क्रॉस होगा तो आपको इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगी. अदरवाइज इंस्टीट्यूट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाएगी. बॉटम लाइन, गेम खत्म. हाँ या ना? क्या मेरे पास दुनिया भर का नॉलेज है, मेरे पास जीएसटी, डीटी, कॉस्टिंग, अकाउंट, सब चीज का एक्सट्रीम नॉलेज है, बट मैं ना एग्जाम पास नहीं कर पा रहा हूं. मेरे पास एक सीए जो एक बोलता है ना प्रैक्टिसिंग सीए, उससे भी 10 टाइम्स मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, बट मैं ना खाली एग्जाम्स पास नहीं कर पा रहा हूं. क्या इंस्टीट्यूट मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगी या नहीं बताएगी? आप मुझे बताइए. सर डेफिनेटली नहीं बनाएगी. आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, बट जब तक एग्जाम में पास नहीं होगे यू विल नॉट बी कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. समझ रहे हो? तो अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है? आई विल टेल यू. नॉलेज और ये सब ठीक है, चाहिए, सीए बनने के लिए कोई ना नहीं है, बट बॉटम लाइन इज दैट आपको जज किया जाएगा वेदर यू आर फिट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट बेस्ड ऑन वन सिंपल थिंग एंड दैट इज योर मार्क्स. सीए फाइनल में, जी हां, सीए फाइनल में अगर आपको 400 क्रॉस होता है आठों सब्जेक्ट मिला के, इंक्लूडिंग 40, 50 वाला, ऑल ऑफ दैट क्राइटेरियाज, तब आप कहलाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट. कितनी बार अपन लोगों को देखकर लगता है ना, यार क्या नॉलेज है बंदे में, क्या सही प्रैक्टिकल आइडिया है इसको सब चीजों का, ये तो पक्का सीए होना ही चाहिए यार, बट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है. या कई बार उल्टा वैसे वर्षा भी लगता है, अरे इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट किसने बना दिया, बट वो होता है. What are the criteria? क्या किसी का लुक्स के ऊपर, क्या किसी के पर्सनालिटी के ऊपर यह डिटरमाइन किया जा सकता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं? द आंसर इज नो. इट इज क्लियरली बेस्ड ऑन दिस मार्क्स दैट इट विल बी डिसाइडेड. कहने का मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है. यहां पे सीए इंस्टीट्यूट आपको मेजर करने के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया एक जरिया बना रही है. इन द सेम वे, वैसे ही अगर किसी एम्प्लॉय या कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करना है तो कुछ मेजरमेंट क्राइटेरियाज होने चाहिए. दिस चैप्टर स्पीक्स एग्जैक्टली अबाउट दैट. अगेन आई एम रिपीटिंग. मेरे को जज करना है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लायक हो या नहीं, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा. सीपीटी, आईपीसीसी फाइनल तीनों एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा. वो एग्जाम में अगर आपको मार्क्स आए जो रिक्वायर्ड है, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री दे दूंगा. सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात खत्म. I will not check your personality. I will not check कि आपको कितने मार्क्स, I will not check कि आपके पास कितना एक्स्ट्रा नॉलेज है, कितना प्रैक्टिकल आपने काम किया है, कितना आर्टिकलशिप है. नहीं, मेरे लिए डिसाइडिंग क्राइटेरिया इज दिस. वैसे ही एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को या एक कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज, कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स है. And this chapter exclusively speaks about those performance measurement and evaluations. तो आज, जी हां, मैं आपको फटाफट क्विक रिवीजन करवाऊंगा ऑन दिस चैप्टर. सही है? स्टार्ट करें. सबसे पहले, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, ये रिवीजन है, तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. नहीं पढ़े हो और आप एकदम अचानक से ये चैप्टर देख रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं आपको लगे कि यार सर तो कितना फास्ट जा रहे हैं. अरे बट रिवीजन में तो फास्ट जाना ही पड़ेगा ना. ये तो एक खाली रिवीजन है, एक छोटा सा क्विक अपडेट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज अबाउट. एंड मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछो तो न्यू सिलेबस, स्पेशली मे 18 फर्स्ट अटेम्प्ट को अगर मैं ध्यान में रखूं ना, दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसके लिए मैं इसको ज्यादा फोकस दे रहा हूं. So I hope each one of you who is giving the new syllabus goes through this chapter, because personally a good number of marks are expected from this chapter. मतलब देखो, अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर से पेपर पैटर्न देखा होगा तो पेपर पैटर्न हो गया 20 into 5 100 मार्क्स. ठीक है? आपने मॉक टेस्ट पेपर अगर देखा होगा तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है आपके एग्जाम में एज पर मॉक टेस्ट पेपर. क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल विल बी कंपल्सरी एंड इट विल बी फॉर 20 मार्क्स.
अब तक क्या होता था, बाकी क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 7 होता था, उसमें कहा जाता था अटेम्प्ट एनी 6, अटेम्प्ट एनी 5, तो 16 इंटू 5 80 प्लस ये 20 100। बट अब उन्होंने पेपर पैटर्न क्या कर दिया है, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6, सो 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन है, ये 5 में से उन्होंने बोला है अटेम्प्ट एनी 4 मल्टीप्लाई बाय 20, टोटल कितना हो गया 80 मार्क्स। सो ये 80 मार्क्स प्लस ये 20 मार्क्स, टोटल हो गया 100, करेक्ट। सो अगर समझो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ये चैप्टर में से आता है तो यू कैन जस्ट सी के 20 मार्क्स का भी वेटेज हो सकता है इस चैप्टर का, विच इज 1/5 ऑफ द टोटल 100 मार्क्स विच इज देयर। So, इसके लिए डेफिनेटली लेट्स नॉट टेक चांसेस, लेट्स डू इट वेरी फोकस्ड वे में, एक एक चीज को समझेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि ये 20 मार्क अपने पॉकेट में है। एंड याद रखना फिर बाद में, ठीक है, देखो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है यहाँ पे आपके पास, गेट बैक टू मी फॉर योर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स एंड आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू। So, on that note, let us get started with this chapter, performance, measurement and evaluation. So, बेस मैं दे चुका हूं, जैसे सीए में आपको जज किया जाता है वैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में एक कंपनी को या एक एम्प्लॉय को देखना पड़ेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कैसे जज करे, ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अगर आपके पास मेरे नोट्स या बुक है, नथिंग लाइक इट, तो मेरे नोट्स ओपन कीजिए, फटाफट जस्ट गो थ्रू एज आई एम गोइंग, ठीक है ना, तो मैं पूरा नोट से ही पढ़ाऊंगा। इन केस आपके पास मेरी बुक नहीं है, देन इन दैट केस आप अपना स्टडी मटेरियल खोल सकते हैं। सो आई एम श्योर न्यू सिलेबस वालों के पास अपना स्टडी मटेरियल होगा, सो आप उसको एज अ रेफरेंस बेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग जिनके पास मेरा कंटेंट है, गो हेड विद दैट कंटेंट। नाउ स्टार्ट करेंगे एक छोटे से ये वाले डायग्राम के साथ। डायग्राम अपने को एक्सप्लेन करता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का पूरा जो चैप्टर है इन ब्रीफ, करेक्ट। नाउ परफॉर्मेंस मेजर करना है, इंस्टीट्यूट आपका कैसे करता है, मार्क्स के थ्रू। इन जनरल अगर मैं आपको पूछता हूं कि समझो आपको बताना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा, आप मुझे बताओ। अगर मैं आपको पूछता हूं यार रिलायंस का क्या लग रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, टाटा इन्फोसिस क्या लग रहा है, कैसा इन्फॉर्म कर रहा है, तो आपका इमीडिएट जवाब क्या होगा पता है, आपका जवाब होगा यार देखना उसका बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट देख तो जरा। वो बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट अगर तू देखेगा ना तो तेरे को समझेगा कि कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट आया है, कंपनी का बैलेंस शीट में एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, तो अपने को एक आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। प्लस अपन थोड़े रेशियोज निकाल लेंगे, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, सेल्स रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सब निकाल लेंगे तो अपने को यार मस्त पिक्चर आ जाएगा एज टू हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। फेयर इनफ, बराबर है। तो आज की तारीख में अगर मैं किसी को भी पूछता हूं कि कोई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इंटरनली सबसे पहला जो आपका जवाब आएगा वो आएगा कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख ले, कंपनी ने कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है, वो देख ले, उससे तुझे पूरा आइडिया आ जाएगा, बात खत्म। बोला यार बात तो सही है, आजकल तो यही जमाना आ गया है ना। सो कीपिंग दैट इन माइंड, क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओवर उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करना चालू किया कि खाली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के आंकड़े पर, खाली फाइनेंशियल बेसिस के एस्पेक्ट्स पर किसी कंपनी के पॉजिटिविटी को जज नहीं किया जा सकता। जी हां, सो उन्होंने कहा कि खाली फाइनेंशियल एस्पेक्ट से तुम ये मेजर मत करो कि वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे आपको सीए में कई बार लगता है ना, यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मैंने इतना अच्छा आर्टिकलशिप का एक्सपोजर मिला है मेरे को, मैंने कितना अच्छा कुछ सीखा है आर्टिकलशिप में, मेरे पास पूरा नॉलेज है, पूरा बुक मैंने लर्न कर लिया है, यार मेरा पर्सनैलिटी कितना अच्छा है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट मेरे को फेल कर रहा है, फिर भी इंस्टीट्यूट मेरे को फेल कर रहा है, तो अपने को फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आता है, हाँ या ना? यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, आता है। तो अब इसका क्या उपाय करें कि खाली मार्क्स के बेसिस पे इंस्टीट्यूट अपने को जज ना करे? तो वी विल से सर खाली मार्क्स मत देखो, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस देखो कि हमने कितना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, हमारा वर्क एक्सपोजर जीएसटी में, डायरेक्ट टैक्स में, ओवरऑल सब चीज में कितना अच्छा था, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना अच्छा है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स कितना अच्छा है। प्लीज जज अस ऑन ऑल द क्राइटेरियाज, खाली एक चीज के ऊपर मत जज करो
आता है ना ऐसा इंटरनली, दिस इज व्हाट कंपनीज हैव आल्सो फेल्ट एंड रेगुलेटर्स हैव आल्सो फेल्ट। जी हाँ, तो जो रेगुलेटर्स है उनको कई बार लगता है यार खाली फाइनेंशियल बेसिस पे किसी कंपनी को नहीं आंका जा सकता, गिविंग राइज टू द होल चैप्टर कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो अब मैं आपको धीरे धीरे ये पूरे फंडामेंटल के थ्रू लेके जाता हूं, धीरे धीरे नहीं, फटाफट, रिवीजन लेक्चर है, भूल जाता हूं मैं भी लगता है। ओके, सो क्विकली देन, अ कंपनी और अ कंपनीज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड। तो अपना यहां पे इंटेंट एकदम क्लियर है, क्या कंपनी या उसके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो वो मेजर करने के तरीके क्या है वो अब अपन देखने वाले हैं। उसके लिए कोई भी कंपनी सबसे पहले अपने आप को कन्वर्ट करती है इनटू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। जी हां, सो आपको 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में से एक में बांटा जाएगा या विभाजित किया जाएगा, और यू विल बी बाइफरकेटेड बेस्ड ऑन 4 मेजर कॉस्ट सेंटर्स, 4 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विच आर कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, नाउ कोई भी कंपनी में आप जाते हो तो उसके अंदर वेरियस बाइफरकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। एक होता है प्रोडक्शन टीम, एक होता है परचेज टीम, एक होता है सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, एडवर्टाइजिंग टीम, बराबर है कि नहीं। सो अलग अलग टीम के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो टीम को और उसके एम्प्लॉइज को जज किया जाता है। समझ रहे हो ना आप उतना। आज की तारीख में आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी देखो, वो अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप बिग 4 की बात करो तो उनका ऑडिट एंड एश्योरेंस टीम अलग है, टैक्स डायरेक्ट टैक्स टीम अलग है, प्राइवेट इक्विटी टीम अलग है, जीएसटी टीम अलग है कि नहीं। सो एवरी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करता है, अपने डिविजन्स को वेरियस वेज में बाइफरकेट कर देता है। वो वेरियस वेज बाइफरकेशन क्या है, अगर इन टर्म्स ऑफ नेम बोलूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करेक्ट, दैट is called as responsibility center। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है कॉस्ट सेंटर, जो कॉस्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी आपका परचेज डिपार्टमेंट एंड आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बराबर है, वो लोग कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अब परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको पूछेगा यार मैं कैसे प्रॉफिट कमा के दूं, तो क्या परचेज डिपार्टमेंट, प्रॉफिट डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रॉफिट पे कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या? यस सर। अच्छा बताओ कैसे? बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट और परचेज कॉस्ट कम हो गया तो वो भी तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट पे कंट्रीब्यूट करेगा ना। सो बिजनेस का एंड मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने डिविजनलाइजेशन किया, अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया। पहला जो बंटवारा हुआ वो था कॉस्ट सेंटर। क्या था? कॉस्ट सेंटर में बाइफरकेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ओवरहेड्स डिपार्टमेंट, देयर कैन बी मेनी। फिर आता है रेवेन्यू सेंटर, वो है मेरा मार्केटिंग टीम। क्या मार्केटिंग टीम, आप मुझे बताइए, क्या मार्केटिंग टीम को पैसे के अलावा और मतलब इनफ्लो ऑफ मनी, सेल्स के अलावा और कुछ काम करना है या और कुछ काम आता है? नहीं। सो कैन आई से मार्केटिंग या सेल्स टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सेल्स, इनफ्लो ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू सेंटर। थर्ड है प्रॉफिट सेंटर, सीईओ ऑफ द कंपनी। जो सीईओ है कंपनी का, क्या वो कॉस्ट के ऊपर फोकस रखेगा? यस सर। क्या वो सेल्स या रेवेन्यू के ऊपर फोकस रखेगा? यस सर। सो सीईओ को तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट दोनों के ऊपर फोकस रखना है। सो कैन आई से रेवेन्यू माइनस कॉस्ट विल रिजल्ट इनटू व्हाट? इट विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिट सेंटर। सो माय सीईओ ऑफ द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। सो वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट सेंटर। एंड देन इन्वेस्टमेंट सेंटर। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्या आप पूछेंगे? मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट सेंटर जो सीईओ है, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स। अब फ्यूचर में सपोज ये सीईओ को एक्सपेंशन की जरूरत लग रही है, उसको लग रहा है कि यार मेरे को और एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, बराबर है। पैसा कैन आई से मतलब आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां पे, देन दैट सीईओ विल बी कन्वर्टेड इनटू अ इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो अब उसको प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट लाना था, वो तो है ही। उसके अलावा जो उसने एक्सपेंशन किया है ना, उसके ऊपर एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। जी हां, तो आपको मैं इन्वेस्टमेंट करने को दे रहा हूं सीईओ, बट सामने उतना मुझे आपकी तरफ से क्या चाहिए? रिटर्न्स चाहिए।
अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो कोई भी कंपनी सबसे पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांट देगी, which is various departments based on costs, based on revenues, based on profits, based on investment. अभी क्लियर? तो अब मैंने इन्वेस्ट अपना सेंटर्स वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांट दिया है, बराबर है? अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको बोलूंगा भाई देखो तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, मुझे दिखना पड़ेगा, करेक्ट? सो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि भाई तेरी वजह से कितना मेरा कॉस्ट कम हुआ, मतलब मेरे नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, तेरी वजह से कितना मेरा सेल्स बढ़ा, मतलब नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, तेरी वजह से इन्वेस्टमेंट का क्या, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आया, मतलब एंड ऑफ द डे नेट प्रॉफिट कितना अच्छा हो रहा है, करेक्ट? समझ रहे हो? सो वन ऑफ द एस्पेक्ट टू जज और मेजर अ डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस इज फाइनेंशियल मेजरमेंट। वैसे ही उसके अलावा खाली फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। सो अब एक बार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में अपने डिविजन्स को बाइफरकेट कर दिया, फिर मैं उनके डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स पे जाऊंगा, which will be bifurcated into 3 parts, 1, 2 and 3। पहला डिवीजन आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर उसको जज करो, जिसके लिए चार बाइफरकेशन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। सेकेंड, आप उसको नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर फोकस करो। सो फाइनेंशियल यस, प्लस नॉन फाइनेंशियल पे भी उतना ही ध्यान दो। सो वो बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड परफॉर्मेंस प्रिज्म। एंड लास्टली उन्होंने बोला है कि सोशल एंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स को भी ध्यान दो। जैसा आपने देखा होगा अभी कंपनी लॉ में के एस्पेक्ट से, अगर किसी भी कंपनी को अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना है तो उसमें उसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिपोर्ट आता ही है कंपल्सरीली। कुछ कंपनीज जिसका टर्नओवर एक्सीड्स बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, उनको 2%, 5%, आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्वांटम, बट उनको उतना अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और सेल्स टर्नओवर यू दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थर्ड इज कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक परफॉर्मेंस मेजर बना लो। सो आज से अगर मुझे कोई कंपनी को जज करना है या कोई एम्प्लॉय को जज करना है तो क्या मैं उसका खाली फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखूंगा? नहीं सर, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल प्लस सोशल मेजर्स देखूंगा। पहला फाइनेंशियल में 4, ROI, RI, EVA, SVA, बराबर। नॉन फाइनेंशियल में 4, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म, एंड फाइनली सोशल एंड एनवायरमेंट में एक विच इज ट्रिपल बॉटम लाइन। समझे? तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सेट किया, फिर डिविजनल मेजर्स देखना चालू कर दिया। नाउ दिस डिविजनल मेजर विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ, सो इसके लिए उन्होंने बोला है कि कंपनी को क्या देखना पड़ेगा? CSFs एंड KPIs। जी हां, दिख रहा है आपको? CSF यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPI प्लस CSF मिला के क्या बन जाएगा? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। सो लिंकिंग CSFs एंड KPIs टू कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होगा? शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिशन, फिर बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द होल इकोनॉमी। तो ये सब को जज करने के लिए कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स देखूंगा मैं, KPIs देखूंगा, अगेन डिटेलिंग में आगे अपन देखेंगे। When that corporate strategy is to be achieved, so when this corporate strategy is to be achieved, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को ध्यान में रखनी है वो है CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर प्लस KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कॉर्पोरेट विजन अचीव हो जाएगा या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अचीव हो जाएगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो अब अगर मैं देखता हूं यहां पे मेजरमेंट के क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरियाज, ऑल लिंक्ड टू CSF, KPIs एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। क्लियर हो गया इतना आप लोग को? तो चलो, अब आपने एग्जाम दे दिया है। अब आपके एग्जाम देने के बाद, CA के एग्जाम देने के बाद काम खत्म या लास्ट चीज बचती है ना? क्या सर, रिजल्ट तो देखने दो, पास आना चाहिए। वैसे ही कुछ यहां पे है, कंपनीज एंड एम्प्लॉइज विल परफॉर्म देयर बेस्ट, उसको अपने को दिखाना पड़ेगा थ्रू परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो ये दिख रहा है आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट? जी हाँ, ठीक है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सेट करके उनको मैं मेजरमेंट क्राइटेरियाज बता दूंगा कि भाई देखो ये मेरे फाइनेंशियल मेजर्स है, ये मेरे नॉन फाइनेंशियल मेजर्स है, ये मेरे सोशल मेजर्स है। अब आपने इस सब में कैसा परफॉर्म किया है वो मेरे को आपको बताना पड़ेगा।
वो मैं किसके थ्रू बताऊंगा? टू परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, बराबर है। एंड वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बनाने के बाद उसका क्या करेंगे अपन? बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग विल बी with other competitors or with own yourself। benchmark मतलब कंपैरिजन। फिलहाल के लिए अगर एक सिंपल वर्ड में आपको देखूं तो कंपैरिजन विद द बेस्ट, कंपैरिजन विद द बेस्ट, ठीक है। सो मैं आपको बोलूंगा कि देखो ये सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है, इसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐसा है, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्यों कम है? क्यों आप ये चीजें नहीं कर पाए? समझ रहे हो? सो वो क्या होगा? बेंचमार्किंग होगा। तो आप इमीडिएटली क्या बोलोगे? सर डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं इंश्योर करता हूं कि मैं इससे भी बेटर करके दिखाऊंगा। या अपन कई बार देखो ना, आईपीसीसी का जब तुम्हारा रिजल्ट आया होगा तब तुम लोग ने बोला होगा अब देख तू सीए फाइनल आने दे, क्या मैं ऐसा पढ़ाई करूंगा ना, इतना अच्छा मार्क्स लेकर आऊंगा ना, बस देखते रहे। तो आपने क्या किया है? कंपैरिजन किया है बेस्ट के साथ, और अब आप बोल रहे हो अब मैं ही बेस्ट बन जाऊंगा। इसको कहते हैं बेंचमार्किंग, टू कंपेयर एंड देन बिकम द बेस्ट। सही है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया से परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगा, बेंचमार्किंग होगा दूसरों के साथ, कई बार खुद के साथ भी। समझो आप खुद ही बेस्ट हो तो आपके साथ बेंचमार्किंग होगा, यार देख भाई लास्ट ईयर तेरा परफॉर्मेंस ऐसा था, ये बार तेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है या कम हुआ है। तो अगर आप बेस्ट हो तो आपका कंपैरिजन या आपका कंपटीशन किसके साथ होता है? खुद के साथ होता है। एनीवेज उसको कहते क्या है? बेंचमार्किंग। अभी अंडरस्टैंडिंग, तो ये पूरा आपको सिनारियो रिकलेक्ट हो गया अगर आपने पढ़ा होगा तो। यस। अब लास्ट में एक कॉर्नर में है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। अगेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है तो आप आपका वैल्यूएबल मनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, देन इन दैट केस यू वांट अ रिटर्न ऑन दैट मनी, दैट विल बी जज्ड थ्रू टू परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज। पहला VFM, वैल्यू फॉर मनी, एंड दूसरा अडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। सो बैलेंस स्कोर कार्ड अगर आपने देखा होगा तो यहां पे कनेक्टेड है, वो नॉन प्रॉफिट के लिए कैसे होगा आगे देखेंगे। एंड दूसरा क्या है? वैल्यू फॉर मनी विच हैज 3 एस्पेक्ट्स, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एनीवेज उसको भी आगे अपन लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो आई होप ये वाला पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में सेट हो गया होगा। इफ यस, चलो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट्स एंड क्विकली टेक थिंग्स फॉरवर्ड। क्विकली देन, सबसे पहला स्लाइड है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पहले आपको सेट करना पड़ेगा, रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स टू इवैल्यूएट मैनेजर्स ऑन कंट्रोलेबल आइटम्स। सो अभी इवैल्यूएट करना है मुझे कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके लिए मुझे कुछ मेजरमेंट क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे जो अब मैं आगे एक एक करके देखते जाऊंगा। चलो कंटिन्यूइंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 एस्पेक्ट्स में बांटा जा सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ 2 वेज, फंक्शनल, डिविजनल, डिविजनल, फंक्शनल। सो यहां पे आप जैसा देख सकते हो फंक्शनल वे में उसको बाइफरकेट किया है, एंड दूसरा वे हो सकता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फटाफट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पर्टिकुलर फंक्शंस ऑफ द कंपनी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो अब ये हो गया मेरा बाइफरकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन डिवीजन। तो कोई पर्टिकुलर डिवीजन आ गया, उसके वेरियस फंक्शंस, कोई पर्टिकुलर डिवीजन आ गया, उसके वेरियस फंक्शंस। तो अगर कोई बड़ा कंपनी होता है ना, कोई भी बड़ा कंपनी होता है तो वो डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, मतलब अपने टोटल कंपनी को डिविजन्स में बांट देगा या डिपार्टमेंटलाइज कर देगा, फिर वो डिवीजन अंदर अपना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा, वो डिवीजन अपना अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सेट करेगा, वो डिवीजन फिर अंदर और एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सेट करेगा। सो डिविजनल कैन देन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो कंटिन्यूइंग, देन कम्स योर कॉस्ट सेंटर्स। अगेन जिसके पास भी ये नोट्स नहीं है, नॉट टू वरी, यू कैन रिफर योर स्टडी मटेरियल से ही सब चीजें लिंक्ड है इंस्टीट्यूट के, सो नॉट टू वरी। ओके, नाउ हियर आर द मेन 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स और डिसेंट्रलाइज्ड वेज। क्या? पहला कॉस्ट सेंटर, दूसरा रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। चारों मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी आपको। कॉस्ट सेंटर, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट मोटो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट।
revenue center, increase of revenue, sales department, marketing department. Third, profit center, focus on the net profits. Fourth, investment centers, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लिया है उसके ऊपर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको केस स्टडी ओरिएंटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज अ कंपनी डिवाइडेड इनटू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको कैसे बाइफरकेटेड होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ओके, कंटिन्यूइंग। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स तो बांट दिया है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ऑल ऑफ दैट डिपार्टमेंट तो मैंने वर्कआउट कर दिया है। अब इनका परफॉर्मेंस मेजर करना पड़ेगा। सो इनके परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, ये डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया है। पहला प्योर फाइनेंशियल, दूसरा अदर मेजर्स। ये अदर मेजर्स क्या है? नॉन फाइनेंशियल, यू कैन से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। नॉट दैट इसमें कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, बट फोकस किसके ऊपर है? ऑन द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अपन ने ओरिजिनल अपने वीडियो में अपना अभी जो 2-5 मिनट पहले जो वो डायग्राम दिखा था उसमें था ROI, RI, EVA, SVA, अभी उसको समझ लेंगे। फिर नॉन फाइनेंशियल में बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड परफॉर्मेंस प्रिज्म, एंड लास्टली ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है। चलो, उसमें सबसे पहला कौन सा आता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप आपके यहाँ पे मॉड्यूल में देखना, क्वेश्चन एक दिया हुआ है दैट अगर डिवीजन अल्फा ने 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है एंड ये 20 लाख के सामने उसको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? देखो 2 लाख का। सो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 10%। कैसे आया? तो सर 2 लाख इज व्हाट आई हैव अर्न्ड फॉर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट। सो 20 लाख का इन्वेस्ट करके 2 लाख रुपए मिला, तो कहना इसे भाई 10% कमाया है। यस सर, सेम वे। सो ये तो मैं आपको खाली कैलकुलेशन बता रहा हूं। डिवीजन बीटा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 1.4 लाख कमा रहा है, तो कितना रिटर्न आया है सर उसका? सर 7%। सो एक का 10%, दूसरे का 7%। अब कहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूज हो सकता है? उसका एडवांटेज एंड क्या उसका एक डिसएडवांटेज है? जी हां, एडवांटेज ये है दैट कोई भी इंटरनल डिविजन्स में या इंटर इंडस्ट्री, इंटर कंपनीज में कंपैरिजन करना होगा, देन इन दैट केस ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज द बेस्ट मेथड जो आप यूज कर सकते हो। जी हां, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन ऑफ वेरियस डिविजन्स या कंपैरिजन ऑफ कंपनीज के लिए बेस्ट है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है दैट इट इग्नोर्स गोल कॉन्ग्रुएंस। भैया गोल कॉन्ग्रुएंस को देखता ही नहीं है सर। गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब सबका साथ सबका विकास। मतलब I as a department will focus more on my company's profit rather than my profit, but वो तो इसको इग्नोर कर देता है। कैसे? देखो ये एग्जांपल में अपने को एग्जांपल में बोला है भाई कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 8%। ये प्रोजेक्ट आपको कितना दे रहा है? 10%। So ideally you should accept it because you are getting 2% additional, correct? Now ROI बोलता है that already ये डिवीजन को 13% रिटर्न मिल रहा है। So वो डिवीजन बोलता है यार देख मैं तो ऑलरेडी 13% कमा रहा हूं, तो मुझे वो 10% का जरूरत नहीं है। अरे बट ओवरऑल कंपनी को फायदा होगा ना इससे। इग्नोर, गोल कॉन्ग्रुएंस को इग्नोर कर दिया, समझे? सेम वे अगर मैं डिवीजन बीटा का बात करूं, सो डिवीजन बीटा का प्रपोज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 7%, ओवरऑल कंपनीज रिटर्न इज 8%। सो आइडियली उसको रिजेक्ट करना चाहिए, बट इट एक्सेप्ट्स। व्हाई? बिकॉज उसका करंट रिटर्न 5% ही है। 5% का करंट रिटर्न के सामने उसको अगर 7% मिल रहा है, तो वो इंडिविजुअली क्या सोचेगा कि यस माय डिवीजन इज प्रोग्रेसिंग, लेट्स एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अरे बट व्हाट अबाउट द ओवरऑल कंपनीज कैपिटल विच इज ओनली 8%? इग्नोर्ड। गोल कॉन्ग्रुएंस इज इग्नोर्ड। सो पॉजिटिव, इट इज बेस्ट व्हेन देयर इज टू बी सम कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन करना है ना, तो नथिंग लाइक इट, सबसे बेस्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट अगर गोल कॉन्ग्रुएंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिव्स ऑफ द कंपनी, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मजा नहीं आएगा। कंटिन्यू करते हैं अपन रेसिडुअल इनकम के ऊपर। तो रेसिडुअल इनकम क्या होता है? बच्चा, रेसिडुअल मतलब बचा कुचा, तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है ना, जैसे इनकम टैक्स में, वैसा ही कुछ। रेसिडुअल इनकम, जो इनकम बच गया उस बेसिस पे डिसाइड करो। अगर पॉजिटिव इनकम बच रहा है, गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। अगर नेगेटिव इनकम है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। सिंपल फंडा। इसमें गोल कॉन्ग्रुएंस का टेंशन ही नहीं, इसमें इंडिविजुअल कंपैरिजन करना ही नहीं है।
यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वी कंपेयर्ड इट इंडिविजुअली 10% with 13% with 8%, राइट? हियर देयर विल बी नो सच कंपैरिजन. सीधा डिवीजन अल्फा का इन्वेस्टमेंट है 20 लाख, सामने उसको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कितना 2 लाख का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 1.6 लाख, रेसिडुअल इनकम कितना बच गया सर 40,000 का इनकम बच गया. लेट्स गो अहेड. नो चेकिंग वेदर आपका इंटरनल रिटर्न 13% है, यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% आ रहा है, तो मेरे ओवरऑल रिटर्न से कम है ये, चलो लेट्स नॉट गो अहेड. नहीं, वो गोल कॉन्ग्रुएंस वाला टेंशन यहां पे नहीं है, इसीलिए तो दिस इज प्रैक्टिकली यूज्ड ओवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सामने डिवीजन बीटा 20 लाख 1.4 एंड सामने 1.6. सो कैन आई से यहां पे कंपनी को 20,000 का लॉस हो रहा है. अगर लॉस हो रहा है तो शुड वी गो अहेड और नॉट? वी शुड नॉट गो अहेड विद द प्रोजेक्ट. ठीक है, सो सिंपल थिंग, रेसिडुअल इनकम निकालो, पॉजिटिव है गो अहेड, नेगेटिव है डू नॉट गो अहेड. अब इसका भी एक नेगेटिव है, चलो वो नेगेटिव समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखना. सपोज 2 कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी. ठीक है, कंपनी ए का सेल्स इज ₹10 lakhs एंड उसका वेरिएबल कॉस्ट, अब ऐसा सोचो कि उसका खाली वेरिएबल कॉस्ट है और कोई भी कॉस्ट नहीं है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं है, बस कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट है विच इज से 3 लाख. तो कैन आई से कंपनी का नेट प्रॉफिट या रेसिडुअल इनकम कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 7 लाख. सही जवाब. दूसरा है कंपनी बी, कंपनी बी का सेल्स है ₹50 lakhs एंड कंपनी बी का वेरिएबल कॉस्ट है ₹42 lakh. सो कैन आई से उसका नेट प्रॉफिट या रेसिडुअल इनकम आ गया 8 लाख. अब प्योरली ये कंपैरिजन करते हो तो कंपनी बी बेटर लगेगा. एक अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे कंपैरिजन करते हो तो तुमको लगेगा यार कंपनी बी बेटर है कंपनी ए से, करेक्ट? एब्सोल्यूट बेसिस पे विच इज योर रेसिडुअल इनकम. तो अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे कंपैरिजन करना हो देन इन दैट केस आप रेसिडुअल इनकम यूज करोगे और बोलोगे कि वो बेटर है. बट अगर मेरे को रिलेटिवली देखना है कौन सी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, रिलेटिवली देखना है कौन सी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, देन इन दैट केस मैं क्या देखूंगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड यहां पे ये कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 7 लाख का रिटर्न ऑन 10 लाख का इन्वेस्टमेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 70%. Whereas यहाँ पे 8 लाख का रिटर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 lakhs which is approximately only 16% रिटर्न. ऑलमोस्ट 4 times बेटर है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी कंपनी ए. बट अगर आप रेसिडुअल इनकम मेथड लोगे तो आपको क्या लगेगा? नहीं, कंपनी बी बेटर है एब्सोल्यूट टर्म्स में, है ना? सो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं दैट अगर दो कंपनी जिसका साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है देन रेसिडुअल इनकम नहीं यूज करना चाहिए, देन आरओआई मेथड यूज करना चाहिए. अगर कोई कंपनी जिसका साइज बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, तो रेसिडुअल इनकम नहीं यूज करना चाहिए. कौन सा यूज करना चाहिए? रिलेटिव वाला विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड अगर समझो साइज सिमिलर है देन इन दैट केस एब्सोल्यूट बेसिस पे जाओ एंड यू कैन चूज रेसिडुअल इनकम. ठीक है, बट रेसिडुअल इनकम में गोल कॉन्ग्रुएंस का डिसएडवांटेज नहीं है जो आरओआई में था. सो मेरे हिसाब से पूरा आपको समझ में आ गया क्या है आरओआई एंड क्या है आरआई. नाउ वी कम टू द थर्ड मेजर. थर्ड मेजर क्या है अपना? वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए. ईवीए क्या बोलता है कि देखो आपने रेसिडुअल इनकम में और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आ रहा है ना आपका, दैट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर इंटरेस्ट रिटर्न. बट व्हाट अबाउट टैक्स एंड व्हाट अबाउट पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? क्यों भाई, इक्विटी शेयर होल्डर का कोई कॉस्ट नहीं होता है? होता है ना सर, उनको डिविडेंड देना पड़ता है तो कंपनी को बेयर तो करना पड़ेगा ना. सामने क्या कंपनी को टैक्स बेयर नहीं करना पड़ेगा? बेयर करना पड़ेगा सर. सो वो रेसिडुअल इनकम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ने तो इग्नोर कर दिया, तो वो कहां पे जाएगा सर? यस, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विल कंसीडर बोथ माय टैक्स इंपैक्ट एंड माय पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दोनों को वो कंसीडर करेगा. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो ईवीए क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डब्ल्यूएसीसी इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. सर ये डब्ल्यूएसीसी क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो टोटल कैपिटल कितना है उसका वेटेड कॉस्ट दैट
is the total cost that company is incurring minus net operating profit after tax. So एक अगर क्विक मेरे को आइडिया देना हो आपको, so I will say this, that EVA is NOPAT, net operating profit after tax, minus weighted average cost of capital into capital employed. सर नोपैट क्या है? नेट ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग, यानी प्योरली बिजनेस से कमाई हुई इनकम, नेट इनकम. बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कैन आई से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक्सपेंडिचर में मेरा इंटरेस्ट का भी कंपोनेंट आ जाएगा, बट वो ऑलरेडी मेरा ये कैपिटल एम्प्लॉयड विल टेक केयर ऑफ दैट इंटरेस्ट. सो यहां पे उसको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट आई विल फोकस ऑन द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, जो है मेरा नोपैट. सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट उसमें से मैं क्या पर, सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा मेरे को. इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? टैक्स. तो क्या मिल जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस weighted average cost of capital. So this capital will involve everything. It will involve equity, it will involve debenture, it will involve preference share. इसका जो भी वैल्यू होगा, तो से फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर 10 लाख, डिबेंचर 20 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर 20 लाख. सो ये रेशियो में इक्विटी, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर बढ़ गया है. अकॉर्डिंगली मैं इनको वेट दूंगा एंड इनका कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा. ये वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट से क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से मिल जाएगा, तो वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे. So NOPAT minus weighted average cost of capital into capital employed will give me economic value added. मतलब कंपनी कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है एवरी ईयर बेस्ड ऑन इट्स सेल्स, एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. उसमें से जो उनके लिए कॉस्ट लगने वाला है वो माइनस करने के बाद नेट कंपनी के हाथ में, आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस, आफ्टर गिविंग the cost required to the capital, after all of that जितना मेरे पास बच रहा है उसको अपन क्या कहेंगे प्यार से? EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. सो आप ये पूरा थ्योरी रीड कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन. Continuing with shareholder value added, not that important, but shareholder value added मतलब perpetual growth of EVA. ध्यान रखना, shareholders value added मतलब सो EVA का perpetual growth. सो EVA क्या कंसीडर करता है? खाली वो पर्टिकुलर ईयर का कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो पर्टिकुलर ईयर में. शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, व्हाट दैट विल डू, दैट विल टेक द वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल द फ्यूचर ईयर्स बेस्ड ऑन अ प्रिज्यूम्ड डिस्काउंटिंग रेट, बेस्ड ऑन अ प्रिज्यूम्ड टैक्सेशन. वो आगे आने वाले साल का शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड फाइंड कर लेगा. सो दैट इज योर नेक्स्ट फाइनेंशियल मेजर, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड. सो अगेन जस्ट repeating what we have done. So 4 financial measures अपन लोग ने पढ़े हैं. Quickly then, financial measure number 1 was ROI, return on investment. Second was RI, residual income. Third, EVA, value addition, net value addition for that particular year. And SVA, EVA perpetually applied as a going concern to the company for the rest of its life becomes shareholders value added. ठीक है. सो ये मेरे फाइनेंशियल मेजर्स हो गए. अब आ जाते हैं अपन नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में. नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में सबसे पहला है TBL, कॉल्ड एज ट्रिपल बॉटम लाइन. ये ट्रिपल बॉटम लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट्स. व्हाट आर दोस 3 एस्पेक्ट्स? फर्स्ट सोशल एस्पेक्ट, सेकंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट, थर्ड इकोनॉमिक एस्पेक्ट. ये तीनों एस्पेक्ट को मिला के बनता है मेरा ट्रिपल बॉटम लाइन. कोई भी कंपनी है, क्या वो खाली पैसे के ऊपर ही ध्यान देगी? क्या उसको फाइनेंशियली सब कुछ चाहिए, या उसको बाकी चीजों को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए? सर बाकी चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए. आज की तारीख में एनवायरनमेंट सही रखना कितना जरूरी है, कितना पोल्यूशन हो गया है. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली गवर्नमेंट का है या आपका एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्लस कंपनी का भी है? सर कंपनी का भी है. ट्रिपल बॉटम लाइन वही बोलता है. इट इज अ रिपोर्ट wherein the company will give an idea of the social things that company has done, एनवायरमेंट के लिए कंपनी ने क्या किया है, एंड इकोनॉमिकली कंपनी ने क्या किया है. समझ में आया? सो
you can see here environment. Again, how the companies ओवरऑल से फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई फैक्ट्री है तो कंपनी के फैक्ट्री में से कितना वेस्ट पोल्यूशन हुआ है, कितना वेस्ट वाटर यूज हुआ है, एंड उसको रोकने के लिए कंपनी ने क्या किया है. बिकॉज वेस्ट अगर हुआ है, पोल्यूशन हुआ है, तो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट आया. एनवायरमेंट पे इंपैक्ट आया तो समझता है ठीक है भाई बिजनेस कर रहे हो इंपैक्ट आएगा, बट व्हाट हैव यू डन टू स्टॉप दैट, ये आपके ट्रिबियल रिपोर्ट में आएगा. सोशली आपने समझो आपने कोई फैक्ट्री सेटअप किया और उसकी वजह से वहां के लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, सो कैन आई से यू हैव बीन ऑफ सोशल हेल्प, रिपोर्ट करो. इकोनॉमिक्स मतलब बेसिकली तुम्हारा नेट प्रॉफिट, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना टैक्स पे किया है. बिकॉज टैक्स पे करोगे तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा तो एंड ऑफ द डे इट विल हेल्प इट्स सिटीजंस. सो ओवरऑल बेसिस पे मेरे को एक रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा ऑफ माय कंपनीज इंपैक्ट ऑन सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ माय कंपनी. दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉटम लाइन. सही है, ट्रिपल बॉटम लाइन, सोशल, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक. मूविंग ऑन, बैलेंस स्कोर कार्ड. इसके ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो नाम बदल देना, मेरा नहीं तुम्हारा. अरे गारंटीड इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है. तुम आरटीपी देख लो, तुम एमटीपी देख लो, तुम ओवरऑल केस लॉस देख लो, केस सिनेरियोस देख लो, यू विल फाइंड बैलेंस स्कोर कार्ड एवरीवेयर प्रैक्टिकली. बहुत इंपॉर्टेंट है बेहद, ठीक है. सो प्लीज इसके ऊपर ज्यादा फोकस करके समझना इसको. आई विल कंटिन्यू नाउ. देयर आर 4 एस्पेक्ट्स दैट दे हैव आइडेंटिफाइड. बैलेंस स्कोर कार्ड, मैं एक फटाफट आइडिया आपको दे देता हूं यहां पे. बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब क्या होगा, BSc. समझो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो आपको स्कूल में किस हिसाब से किया जाता है कि सर अपने को स्टडीज में कितना मार्क आया, और अगर आपको स्टडीज में से फॉर एग्जांपल 80 आया आउट ऑफ 100, तो पीपल से दैट हाँ यार ये बंदा 80% आया है. बट क्या ये सही तरीका है? क्या इसमें क्या ना इससे अटेंडेंस को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा अटेंडेंस कितना है, चलो वो भी देख लेते हैं. देख लेते हैं कि तुम स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो, देख लेते हैं तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कितने अच्छे हो. आया ना, खाली स्टडीज के जो मार्क्स है वही बेसिस होना चाहिए आपके हिसाब से. 1 2 3 सर ये भी एडिशनल चीजें इंपॉर्टेंट है, सर ये भी एडिशनल चीजें इंपॉर्टेंट है. सो अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो मेरा अटेंडेंस है 90%. अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो 100% आई एम गुड. एक्स्ट्रास की बात करूं तो 95% एक्स्ट्रा करिकुलर में आई एम हैप्पी. अब आप देखोगे तो पहले जो ये बंदे का खाली 80% आ रहा था, वो ओवरऑल बेसिस पे एक बैलेंस्ड आउटपुट अगर मैं देखूं, बैलेंस्ड आउटपुट यानी खाली स्टडीज पे फोकस ना करके बाकी चीजों पे भी फोकस करूं एंड एक बैलेंस्ड आउटपुट देखूं, एक बैलेंस्ड फोकस लूं, देन इन दैट केस मुझे पता चलेगा दैट इस बंदे का एक्चुअली 92% अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए. If I consider all the aspects, overall development and overall personality of this child. समझ में आया? बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करने वाला है? यस, सो खाली एक चीज के ऊपर फोकस करेगा क्या वो? नहीं, और भी एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगा. कम बैक हियर. दिस इज योर बैलेंस स्कोर कार्ड. आइडियली कंपनी आपको किस हिसाब से जज करेगी, किस हिसाब से आपको देखेगी कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से. बट क्या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए? नहीं. कैन आई से द अदर पर्सपेक्टिव्स? लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल बिजनेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. यस और नो? यस सर, एब्सोल्युटली. सो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या बोलता है? दैट लर्निंग एंड ग्रोथ, internal business and customer perspective are equally important in order to ensure that financial perspective is met properly. अगर मेरी कंपनी या अगर मैं एज एन इंडिविजुअल ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट मेरा 4th एस्पेक्ट विच इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव विल बी टेकन केयर ऑफ. अननेसेसरीली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे या नेट प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाहिए. कंपनी को उसके साथ साथ अपना लर्निंग एंड ग्रोथ. सो ये लर्निंग एंड ग्रोथ क्या होगा? डेवलप न्यू स्किल्स, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आओ, कुछ नयापन लेकर आओ जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं. ये लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव है. देखें क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. सो कैसा आपका प्रोसेस कितना अच्छा है, कितने ब्रांचेस है आपके, कितना कस्टमर कितना फ्रीक्वेंटली आपके स्टोर में विजिट कर सकता है. इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव. एंड थर्ड है कस्टमर, विच इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कितना अच्छा अपना आफ्टर सेल्स है,
बराबर। कस्टमर को कोई तकलीफ हो तो क्या उसको कैसे रिजोल्यूशन किया जाता है, कितना फटाफट आपका टीएटी टर्न अराउंड टाइम है कस्टमर के लिए, ऑल ऑफ दैट पर्सपेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में विच इज डेवलपिंग क्रिटिकल स्किल्स, नॉलेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज, एम्प्लॉय ग्रोथ, ये सब पे अगर अपन फोकस करते हैं, प्लस इंटरनल बिजनेस प्रोसेस विच इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, conversion in new business opportunities, plus customer satisfaction which is after sales, customer loyalty, retention of key customers, ये सब तीनों पे फोकस करते हैं। तो by default can I say कस्टमर मेरे पास ही रहेगा और मेरा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव विल बी टेकन केयर ऑफ। सो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में फिर मैं क्या देखूंगा, व्हाट इज माय रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरे फाइनेंशियल रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जीपी रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज कितने अच्छे हैं, मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ग्रोथ कितना अच्छा है, कैश फ्लो, नेट इंटरेस्ट, मेरा ओवरऑल कैसा है मार्जिन, ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स बैलेंस्ड वे में देकर मैं जज कर सकता हूं कि हाँ कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। एग्जाम्पल पेटीएम, अमेजॉन कंपनी लॉसेस कर रही है, तो अगर मैं ये पेटीएम का एग्जांपल लूं जो लॉस कर रही है, तो उसके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं ना, तो मैं कभी वो कंपनी में इन्वेस्ट ना करूं। बट कस्टमर बेस कितना बड़ा है, कस्टमर वापस उधर ही आ रहा है, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो लोग, प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो बाय डिफॉल्ट आज नहीं तो कल फाइनेंशियल एस्पेक्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज ओवरऑल बेसिस पे कंपनी इज डूइंग गुड। सो ओवरऑल बेसिस यानी लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल प्रोसेस, customers and financial perspective. I hope we are clear with balanced scorecard. Continuing, so these are some few aspects जो मेरे डिटेल्ड वाले लेक्चर्स में कवर किए जाते हैं। चलो फिलहाल नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे आते हैं विच इज परफॉर्मेंस पिरामिड। जी हाँ, परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड कैसा होता है आप लोग ने देखा है। चलो मैं आपको ये समझाने के लिए फटाफट, इट विल बी बेटर कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। आप लोग ने पिरामिड देखा है, सब लोग ने, एवरीबॉडी यस यस सर, सब लोग ने पिरामिड देखा है। कहना इसे पिरामिड का बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। आप स्टार्ट किधर से करोगे, बेस से करोगे या ऊपर से करोगे? सब व्हाट ऑब्वियस है, बेस से करेंगे ना, स्टार्ट में डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। सो बेस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो यहां पे बेस के लिए परफॉर्मेंस पिरामिड में कहा है दैट आपको दो चीजों पे फोकस करना है, एक एक्सटर्नल चीजों पे, दूसरा बट ऑब्वियस इंटरनल चीजों पे। करेक्ट। इंटरनल एफिशिएंसी पे अगर आप फोकस करोगे, इंटरनल एफिशिएंसी पे अगर आप फोकस करोगे तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस मिल जाएगी। अगेन इंटरनल एफिशिएंसी पे फोकस करोगे तो एक्सटर्नल एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो अब दिस इज हाउ द होल सिस्टम वाज डिवाइडेड। मेरे डायग्राम पे मत जाना, मैं आपके कॉस्टिंग का प्रोफेसर हूं, है ना। चलो फिर भी ठीक है। सो यहां पे दो एस्पेक्ट्स पे फोकस करना, तो इसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। कैसा? एक्सटर्नल इफेक्टिव, इंटरनल एफिशिएंट। सर फर्क है, एफिशिएंट की जगह पे इफेक्टिव लिखा, इफेक्टिव की जगह पे एफिशिएंट लिखा, गया जीरो, जीरो मिलेगा अगर मैं पेपर चेकिंग हुआ तो। दोनों का मतलब समझ लो फटाफट। समझो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए और बी दोनों को सेम एग्जाम लिखने का है, ठीक है, सेम एग्जाम लिखने का है। स्टूडेंट ए ने 2 hours 45 minutes में 100 मार्क्स का पेपर लिखा। स्टूडेंट बी ने 3 hours में 80 मार्क्स का पेपर लिखा। कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ए या बी? जल्दी बोलो। ए एफिशिएंट है, बराबर है। ए ने 2 hours 45 minutes में 100 मार्क्स लिखा, बी ने 3 hours में 80 मार्क्स लिखा। अब रिजल्ट आया इन दोनों का, रिजल्ट कुछ ऐसा आया, ए को मिला 38 मार्क्स और बी को मिला 62 मार्क्स। कौन एफिशिएंट है, सॉरी कौन इफेक्टिव है? कहना इसे बी ज्यादा इफेक्टिव है। भले ही ए एफिशिएंट हो, माना भाई ए एफिशिएंट है, 100 मार्क का पेपर 2 hours 45 minutes में लिखकर आ गया, बट उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है? ओ मार्क्स तो कम है, बट ए बी भले ही 3 hours में खाली 80 मार्क्स लिखकर आया, बट उसमें से उसको मार्क्स कितना आया है? 62। So who is efficient? A. But who is effective? B. अपने को दोनों चाहिए,
यहां पे अपने को चाहिए अपने इंटरनल वर्कर्स इतने एफिशिएंट हो कि सामने एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस मतलब कस्टमर को इफेक्टिव आउटपुट मिले। ठीक है, अब एफिशिएंट मैं कब होऊंगा? जब मेरे काम में क्वालिटी होगा। जब मेरे काम में क्वालिटी होगा तो वो क्वालिटी के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक, वेस्ट रिडक्शन। वेस्ट मेरा जितना कम उतना अच्छा होगा, है या ना? यस सर। और दूसरा, साइकिल टाइम में भी रिडक्शन होना चाहिए। साइकिल टाइम मतलब एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगता है। समझो मेरे पास 30 आवर्स है, एक यूनिट बनाने को 2 आवर्स लगता है, तो मैं 15 यूनिट्स ही बना पाऊंगा। ये अभी अगर मैं एक यूनिट बनाने को 1 आवर लूंगा, देन इन दैट केस 30 यूनिट्स बना पाऊंगा। वापस से नो कंफ्यूजन, एक यूनिट बनाने को 2 आवर्स, मेरे पास टोटल 30 आवर्स है, तो 15 यूनिट बनेगा मेरा। दूसरा सिचुएशन लो, अगर वही एक यूनिट में साइकिल टाइम मतलब एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगता है, तो अभी मेरे प्रीवियस केस में एक यूनिट बनाने को 2 आवर्स लग रहा था, यही अगर एक यूनिट बनाने को 1 आवर लगेगा, देन इन दैट केस कहने से 15 के जगह पे 30 यूनिट्स बना पाऊंगा मैं। तो साइकिल टाइम रिड्यूस हुआ, वेस्ट मतलब अननेसेसरी थिंग्स अगर रिड्यूस हुआ, तो कहना से एफिशिएंसी बढ़ेगा। यस सर, ये एफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, दैट अगर वेस्ट रिड्यूस हुआ है तो कहना से क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, एंड अगर साइकिल टाइम रिड्यूस हुआ है तो कहना से मेरा डिलीवरी अच्छा हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। करेक्ट? अभी अंडरस्टैंडिंग, वेस्ट रिडक्शन का सीधा फायदा किसको मिलेगा? क्वालिटी पे। एंड साइकिल टाइम रिड्यूस हुआ तो किसको बेनिफिट मिलेगा? डिलीवरी टाइम क्विक हो जाएगा। करेक्ट? इन दोनों का फायदा किसको होगा? तो देखो, इसकी वजह से क्वालिटी और डिलीवरी की वजह से कहना से मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। करेक्ट? मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। यस सर, अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो कहना से मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। यस सर। एंड सामने मेरा साइकिल टाइम एंड वेस्ट अगर कम हो जाता है, सो कैन आई से इन शॉर्ट आई एम सेइंग कि मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। यस, ओके, सो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। करेक्ट? प्रोडक्टिविटी बनने की वजह से कस्टमर खुश की वजह से मार्केट कैप्चर होने की वजह से कैन आई से फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। एंड अगर मार्केट भी कैप्चर हो गया है, फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग भी हो गया हूं, देन इन दैट केस आई कैन से दैट आई हैव रीच्ड टू माय कॉर्पोरेट विजन, विच इज व्हाट माय परफॉर्मेंस पिरामिड सेज। तो परफॉर्मेंस पिरामिड क्या बोलता है? रीच टू योर कॉर्पोरेट विजन। कॉर्पोरेट विजन क्या होता है? कैप्चर द मार्केट शेयर एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, अच्छा फाइनेंस कमा लो। सो ये पूरा बैकड्रॉप से स्टार्ट होके कहना से अपन फाइनली पिरामिड पे पहुंच जाएंगे। यस सर। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो अभी इधर आपको नहीं दिख रही है वो है ये, विच इज फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई सीधा इधर मेरे को चाहिए यहाँ पे 0 वेस्ट, बट इनिशियली 10 वेस्ट होगा, 10 का 8 का 5, जैसे जैसे मैं और प्रोडक्शन करते जाऊंगा वेस्ट रिड्यूस होते जाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी देयर। कस्टमर धीरे धीरे मेरा कस्टमर बेस बढ़ते जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी देयर। आई बात समझ में? क्लियर? परफॉर्मेंस पिरामिड। सो वापस से मैं रिपीट करता हूं आप लोग के लिए। पर पिरामिड किधर से स्टार्ट होता है? बेस से। बेस स्ट्रांग होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। बेस में क्या है मेरा? इंटरनल एफिशिएंसी। अगर इंटरनल एफिशिएंसी है देन इन दैट केस एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस होना चाहिए। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है मैंने समझा दिया। नाउ व्हाट इज इंटरनल एफिशिएंसी? माय वर्कर्स शुड डू वेल। वर्कर्स क्या कैसे अच्छा करेंगे मेरे को पता चलेगा? व्हेन वेस्ट इज 0, साइकिल टाइम इज 0, तो साइकिल टाइम इज रिड्यूस्ड। उसकी वजह से क्या होगा? वेस्ट रिड्यूस होने की वजह से क्वालिटी आउटपुट, साइकिल टाइम रिड्यूस होने की वजह से क्विक डिलीवरी। अगर ये क्वालिटी और डिलीवरी दे दिया, कस्टमर खुश तो कहना इसे मार्केट शेयर मैंने कैप्चर कर लिया, यानी फाइनेंशियली आई एम इंडिपेंडेंट। और साइकिल टाइम कम हो गया, वेस्ट रिड्यूस हो गया, तो कहना इसे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से अगेन कस्टमर हैप्पी, मार्केट कैप्चर, फाइनेंशियली आई एम वेरी साउंड।
एंड अगर ये सब चीजें हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि आई हैव रीच्ड टू माय कॉर्पोरेट विजन विच वाज टू कैप्चर द मार्केट एंड इंश्योर दैट आई एम फाइनेंशियली स्टेबल। चलो अब आ जाते हैं आपके ये पिरामिड के ऊपर। तो यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। साइकिल टाइम वेस्ट अपने को रिड्यूस करना है जिससे क्वालिटी डिलीवरी दे पाएंगे। होगा क्या इससे? कस्टमर सेटिस्फाई। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इन वर्क। कस्टमर सेटिस्फाई, मार्केट कैप्चर, प्रोडक्टिविटी से फाइनेंशियली आई बिकम स्ट्रांग एंड इफ ऑल दैट इज डन आई हैव रीच्ड माय कॉर्पोरेट विजन। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद द फंडामेंटल ऑफ परफॉर्मेंस पिरामिड। चलो नेक्स्ट इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। फिट्जगेराल्ड एंड मून ने बनाया है ये, यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर बैलेंस स्कोर कार्ड। सो बैलेंस स्कोर कार्ड पे क्वेश्चन नहीं है तो एक्सपेक्ट अ केस स्टडी क्वेश्चन ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिट्जगेराल्ड एंड मून का बेसिस पे है ये। नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट। सेम जैसा अपन ने यहाँ पे परफॉर्मेंस पिरामिड खुद से बनाया था वैसा ही कुछ अब अपन यहाँ पे करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के लिए भी। सो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल BBM इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट्स। ये आपको रिलेट करना है आपके आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस से। आप लोग सब लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो, सो वैसा ही कुछ यहां पे आपको सोचना है। ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ऐसा लगता है कि आप आर्टिकल क्लर्क्स के लिए ही बना है, ट्रस्ट मी। चलो देखते हैं कैसे और क्या क्या इसमें एस्पेक्ट। समझो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप है और आप गए एंड स्टार्टिंग का 1-2 महीना है, आपको आपका बॉस बोलता है या आपका सीनियर बोलता है चलो जाओ जाके अभी एक इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का केस है जरा वो हैंडल करके आना, तो ये एक स्क्रूटिनी का केस है देखना, तो या एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसका जरा फाइनलाइजेशन करना। तो आप बोले सर क्या बोल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है सर, मुझे अभी तो मैं जस्ट IPCC क्लियर होके आया हूँ, कहाँ से ये सब बोल रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है CIT का फुल फॉर्म कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, मैं कहाँ से बनाऊं ये सब चीज, पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल सेज दैट एम्प्लॉय से अगर बेस्ट काम निकलवाना है तो उसको काम ऐसा दो जो सेंसिबली सेट किया हो। तो इसको उन्होंने फर्स्ट चीज में बोला है स्टैंडर्ड्स। क्या बोला है? स्टैंडर्ड्स, बराबर है। तो अभी आर्टिकलशिप के लिए अगर समझो कोई ज्वाइन हो रहा है तो वहां पे अपने को स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। वैसे ही इन जनरल कोई भी कंपनी हो तो उसको स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए। क्या होंगे वो स्टैंडर्ड? सबसे पहला होगा दैट द वर्क शुड बी अचीवेबल। अरे सीधा फर्स्ट मंथ चालू है मेरा आर्टिकलशिप का, बोलोगे कि फाइनलाइजेशन करके आ, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाके आ, कैसे पॉसिबल है? समझे? तो फर्स्ट थिंग स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल। सेकेंड, यू शुड हैव ओनरशिप ओवर योर वर्क। देख भाई तेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया है, पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी तेरा, सो एक काम करने में प्राइड आएगा एंड यू विल पुट मोर एफर्ट्स टू इंश्योर दैट दिस थिंग वर्क इज बीइंग डन प्रॉपर्ली। व्हाई? बिकॉज ओनरशिप है मेरे पास वो काम का। सो पहला अचीवेबल होना चाहिए, दूसरा ओनरशिप ऑफ वर्क। थर्ड एस्पेक्ट विच स्टैंडर्ड्स लुक्स इनटू इज इक्विटी। इक्विटी मतलब एवरीबॉडी शुड बी डूइंग सेम वर्क। समझो आपके आर्टिकलशिप में सब लोग सेकेंड ईयर आर्टिकल है, सब लोग सेकेंड ईयर आर्टिकल है एंड किसी का टाइमिंग मॉर्निंग 7 AM टू 11 PM है, किसी का टाइमिंग 11 AM टू 5 PM है, किसी का टाइमिंग है मंडे टू संडे एवरी डे, बाकी किसी लोग को खाली मंडे टू फ्राइडे आना है। आप बोलो काम में यूनिटी रहेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज somebody has some very challenging work और किसके पास कुछ काम ही नहीं है। So that is where there has to be a proper balance of work for everyone. इसका मतलब everybody at same level should be given equally challenging opportunities. इसको कहते हैं equity. So कोई भी employee join करता है कोई कंपनी को, so he should be set some standards as per BBM model, which says the work given should be achievable. He should be given ownership for that work, and equity मतलब it should be equally challenging for everyone. अभी क्लियर विद स्टैंडर्ड्स। फिर बाद में जो मेरा सेकंड एस्पेक्ट आता है उसको कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। तो अब एम्प्लॉय के लिए अपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अब उसको बोलेंगे बॉस एग्जीक्यूशन करके दिखा मेरे को। क्या करके दिखा? एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के लिए उसको वो लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट को? डिटर्मिनेंट। एंड सेकेंड पार्ट को बोला है रिजल्ट्स। क्या बोला है? रिजल्ट्स। सो डायमेंशंस,
will be further subdivided into determinants and results. Article clock, अचीवेबल टारगेट दिया है तेरे को, ओनरशिप भी दिया है, काम इक्विटी भी है, सबको इक्वल टाइप का काम मिल रहा है. नाउ आई वांट योर एग्जीक्यूशन. बोलेगा यस सर. तो अब मेरे को जज करना है वेदर इज डूइंग गुड वर्क और नॉट. तो मैं कैसे जज करूंगा? बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स. सो व्हाट आर दोस 4 पैरामीटर्स? फर्स्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट ही हैज डन. कितना अच्छा काम किया है. खाली ऐसे नहीं बस करने के लिए कर दिया हो भाई, फाइनलाइजेशन करना है आपको उतना ओनरशिप दिया है, उतना आपको चैलेंजिंग काम दिया है, तो आप उतना ही अच्छा क्वालिटी देंगे. सेकेंड, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. समझो आपको आउटस्टेशन जाना है, आपको से बॉम्बे टू दिल्ली. तो आप बॉम्बे टू दिल्ली फटाफट एकदम आपको आज ही जाके आज ही रिटर्न होना है, तो आप फ्लाइट में जाओगे, आज ही जाके आज ही रिटर्न होना है, तो बट ऑब्वियस है सर. बट वहां पे इकोनॉमी के जगह पे आपने बिजनेस क्लास ले लिया, फर्स्ट क्लास ले लिया, तो यू आर मिस यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज. अरे वही 2 घंटे में वो इकोनॉमी क्लास के अगर उसमें बैठोगे तो भी पहुंचोगे ना. सो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कितना अच्छा किया है आपने एज एन एम्प्लॉय विल बी सीन. थर्ड, इनोवेशन. अरे कुछ नया काम किया है या नोकिया जैसे वही काम करते रहे आउट ऑफ द मार्केट, नहीं चलेगा. इनोवेशन इन वर्क दैट यू हैव डन. एंड फाइनली, फ्लेक्सिबिलिटी. So if this is managed properly, then I will say that yes, काम बराबर हुआ है. ठीक है. So dimensions will be further subdivided into determinant. Determinant to see whether execution of your work has quality, has utilization of resources, innovation in work and flexibility in work. अगर ये सब है तो कह रहे हैं रिजल्ट्स पॉजिटिव आना चाहिए. कौन सा रिजल्ट्स? 2 टाइप ऑफ रिजल्ट्स. 1, फाइनेंशियल रिजल्ट्स. सो यू शुड हैव गुड टर्नओवर, उतना ही अच्छा जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा होना चाहिए. दूसरा, कॉम्पिटिटिवनेस. क्या होना चाहिए? दूसरा, कॉम्पिटिटिवनेस. सो रिजल्ट्स विल बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू कॉम्पिटिटिव एज. ये काम करने की वजह से हाउ गुड आई हैव गॉट अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर माय क्लाइंट विल बी सीन. एंड फाइनेंशियली कितना अच्छा मैंने काम किया है. सो पहले स्टैंडर्ड सेट किया, अचीवेबल, ओनरशिप, इक्विटी, वो हो गया. उसके बाद अब एग्जीक्यूशन की बारी. किसका एग्जीक्यूट करना है? वो एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट करना है. तो एम्प्लॉय कैसे एग्जीक्यूट करेगा? एम्प्लॉय ने बराबर एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं कैसे चेक करूंगा? वेदर हिज वर्क हैज क्वालिटी, रिसोर्सेज, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इफ दैट इज देयर, देन वी विल सी हाउ गुड द रिजल्ट्स हैव कम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस. अगर ये दोनों भी पॉजिटिव है, देन इन दैट केस वी विल से दैट good job my employee, now we will give you rewards. तो ये rewards के लिए तो वो सब कर रहा था, तो rewards देना जरूरी है. क्यों? Because that is a motivating factor. तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अब उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड के बेस पे तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा. यू आर मोटिवेटेड टू डू मोर, मोटिवेटेड टू डू इवन बेटर. दूसरा इज क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये. द एम्प्लॉय शुड नो कि उसको कितने काम के लिए कितना पैसा मिलने वाला है, कितना बोनस मिलने वाला है. सो अगर उसने 1000 से ज्यादा क्वांटिटी सेल किया, देन फॉर एवरी यूनिट सोल्ड ही विल गेट 10% ऑफ हिज सैलरी एज बोनस. एग्जांपल. तो क्लियर कम्युनिकेशन है. कब बोनस मिलेगा? जब 1000 क्वांटिटी के ऊपर बेचा. कितना मिलेगा? 10% ऑफ सैलरी ऑन एवरी यूनिट सोल्ड. आया समझ में? एंड थर्ड एस्पेक्ट है कंट्रोलेबल चीजों के ऊपर रिवॉर्ड्स देना चाहिए. से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का कुछ काम है और बारिश आया ही नहीं, देन इन दैट केस मेरा क्या गलती सर? कंट्रोलेबल थोड़ी ना है बारिश. इज रेन्स इन माय हैंड्स? नो. सो ऑलवेज गिव रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल एस्पेक्ट्स. कंट्रोलेबल बाय हुम? कंट्रोलेबल बाय एम्प्लॉई. So, अगर वो एम्प्लॉय के कंट्रोल में है, देन इन दैट केस उसको रिवॉर्ड्स दे दो उस चीज का. ठीक है. सो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से कुछ हुआ है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, डोंट कंसिडर आइदर ऑफ देम. कंट्रोलेबल चीज की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव, कंसिडर बोथ ऑफ देम. एंड अगेन एज अ पार्ट ऑफ रिवॉर्ड्स इट इज नॉट ओनली पॉजिटिव. नेगेटिव काम किया है, सो कुछ नेगेटिव वो भी इंपैक्ट भी आएगा. दिस इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. चलो यहां पे आते हैं. अब देखो कितना सिंपल लग रहा है ये. सो स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस एंड रिवॉर्ड्स 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है. 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है. स्टैंडर्ड्स विल बी फर्स्ट इक्विटी, सेकंड अचीवेबल, थर्ड ओनरशिप.
Dimensions will be further subdivided into two parts, results and determinants. Determinants, बॉस कैसा काम किया तुमने? Quality, flexibility, innovation and resource utilization था कि नहीं तुम्हारे काम में? अगर था तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस भी अच्छा ही होगा. कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, मैं ओवरऑल मार्केट शेयर 30% था, अब मेरा ओवरऑल मार्केट शेयर 40% हो गया है. सो यस, मेरा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस हैज बीन गुड. लास्ट ईयर मेरा नेट प्रॉफिट था 2000 crores. This time net profit is 2500 crores. Financial performance is good. And lastly, rewards through motivation should be clearly communicated to the employee and it should be based on controllable factors. So this is about your building block model. I'm sure आप लोग को समझ गया होगा. So here BBM, building block model, standards, rewards, detailing में, रेगुलर में, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स. ओके, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस प्रिज्म. एंडी नीली, क्रिस एडम्स, इन्होंने डेवलप किया इसको. क्या है सर ये परफॉर्मेंस प्रिज्म? दिस स्टार्ट्स विद क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड. तो इन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड को क्रिटिसाइज किया और बोला कि बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत हार्डकोर फोकस्ड है दो लोगों के ऊपर, एक शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड दूसरा कस्टमर्स. इन दोनों के अलावा परफॉर्मेंस प्रिज्म और किसी को देखता ही नहीं है. बट बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या? तो क्वेश्चन आया कौन स्टेक होल्डर्स है बाकी? सप्लायर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, एम्प्लॉई, सबसे इंपॉर्टेंट वाला एम्प्लॉई. ये सब लोगों को तो आपने इग्नोर कर दिया. व्हाट अबाउट देम? सो दैट इज वेयर परफॉर्मेंस प्रिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स. और बोला कि तुम ये सब स्टेक होल्डर को अगर खुश रखोगे ना, खाली शेयर होल्डर और कस्टमर इन दोनों पे फोकस मत करो, क्योंकि अगर बाकी स्टेक होल्डर अगर नाखुश हो गए ना तो अच्छा नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय एज अ स्टेक होल्डर, इफ द एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी एंड टर्नओवर रेट बढ़ते जा रहा है, देन इन दैट केस कंपनी विल हैव प्रॉब्लम. बट ऑब्वियस, समझ रहे हो तुम लोग? सो दैट इज वेयर परफॉर्मेंस प्रिज्म का क्रिटिसिज्म वाज टेकन केयर ऑफ एंड बैलेंस स्कोर कार्ड का क्रिटिसिज्म वाज टेकन दैट शेयर होल्डर एंड कस्टमर को छोड़ के बाकी लोगों पे भी ध्यान दो. बाकी लोग मतलब एम्प्लॉय, सप्लायर, रेगुलेटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, ऑल ऑफ देम. So these are called as stakeholders. So our focus should be stakeholders contribution, satisfaction, stakeholder satisfaction. And अगर अपन इन stakeholder को satisfy कर पाए तो अपन इनसे सामने कुछ expectation भी रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय बोलता है कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, तो अपने को स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है एज पर परफॉर्मेंस प्रिज्म. तो मैं एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाऊंगा उसको खुश रखने के लिए. सामने फिर मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा उसका कंट्रीब्यूशन और मैं बोलूंगा कि भाई अब तेरा कंट्रीब्यूशन दे. बोला सर मैं क्या कंट्रीब्यूशन दूंगा, मैं तो सैलरी लेता हूं. माना, पर काम में एफिशिएंसी, बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, प्रॉपर मैनेजमेंट, गुड एफिशिएंट वर्क, इफेक्टिव वर्क, all of that has to be taken care of through stakeholders contribution. आई बात समझ में? सो पहला क्या है? स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन. स्टेक होल्डर मतलब एम्प्लॉय, सप्लायर, ऑल ऑफ देम. वो अगर सेटिस्फाई कर दिया अपन ने उसको, तो अपन उससे सामने एक्सपेक्ट करेंगे बस तू कंट्रीब्यूट कर मेरे को. सो फॉर एग्जांपल, सप्लायर बोलता है कि थोड़ा सर मेरे को हायर प्राइस चाहिए, दिया, बट सामने मेरे को उतना ही क्विक क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, क्विक चाहिए, जब मैं मंगाऊं तभी मेरे पास आ जाना चाहिए. समझे? सो दैट इज हाउ स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन एंड स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेट्स. अभी क्लियर? देन स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा. वो स्ट्रेटेजी बना के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके प्रोसेस कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड फाइनली अपनी कैपेबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी कि वेदर आई विल बी एबल टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर और नॉट. समझे? तो स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है, बट वो सेटिस्फाई ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा. सो कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट, ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज रिलेटिंग टू सम और द अदर थिंग. सो वो स्ट्रेटेजी बना दिया. अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा. प्रोसेस सेट हो गया, फिर बाद में check the capabilities whether the strategy can be achieved or not. If yes, then stakeholder satisfy. अगर stakeholder satisfy तो अपन उसको बोलेंगे चल stakeholder अब तू हमको contribute कर better work, better overall job prospects के हिसाब से. अभी क्लियर? This is about your, in short, about your performance prism. फिर बाद में कुछ बेनिफिट्स है, प्रॉब्लम्स है ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट. परफॉर्मेंस ऑफ बेनिफिट्स आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं. इट्स प्रीटी सिंपल.
प्रॉब्लम्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे मैं 1-2 मिनट बोलूंगा. सो सबसे पहले है टनल विजन एंड सब ऑप्टिमाइजेशन. सो टनल विजन का मतलब क्या होता है? टनल देखा है आपने, खाली एकदम स्ट्रेट बस एक लाइन दिखती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे है. ये लोग बोलते हैं कि टनल विजन यानी अगर आपने कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया ले लिया, से फॉर एग्जांपल बैलेंस स्कोर कार्ड, तो आप उसके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि उसके अलावा आगे पीछे का और कोई परफॉर्मेंस मेजरमेंट दिखता ही नहीं है आपको. सो प्लीज बी फ्लेक्सिबल. हाँ, एक मेजरमेंट क्राइटेरिया रख रहे हो, उसके ऊपर फोकस करो, बट साथ में और भी कुछ एड ऑन चीजें हैं, वैल्यू एडिड चीजें हैं, तो वो भी देखते रहो. दूसरा है सब ऑप्टिमाइजेशन. सब ऑप्टिमाइजेशन से फॉर एग्जांपल जैसे समझो आपके 8 सब्जेक्ट है, 8 आप सब्जेक्ट पास होने के बाद ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाओगे. सब ऑप्टिमाइजेशन बोलता है कि नहीं, आप खाली एक ही सब्जेक्ट पूरा टाइम पढ़ते रहो. तो क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे? क्या खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे? तो नहीं, 8 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा कि नहीं. सब ऑप्टिमाइजेशन वही बोलता है, फोकस ऑन वन मेजरमेंट टू द डिट्रीमेंट ऑफ अदर्स. मायोपिया, फोकसिंग टू मच ऑन शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स. चलना, ये वाला एक 12 टॉपिक्स है कॉस्टिंग में, अपन 5-6 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, उसमें से आ जाएगा. शॉर्ट टर्म थिंकिंग, अरे लॉन्ग टर्म सोचो, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के फिर आगे और भी तो काम करना है, समझ रहे हो. सो फोकस टू मच ऑन शॉर्ट टर्म मेजर्स, उसको कहते हैं मायोपिया. मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर डेटा प्रॉपर नहीं है देन इन दैट केस मेजरमेंट क्राइटेरिया रॉन्ग जा सकता है. मिस इंटरप्रिटिंग द डेटा, अगर आपको वो मेजरमेंट क्राइटेरिया यूज करना नहीं आ सकता है, अगेन इट कैन रिजल्ट इनटू अ लॉस. एंड लास्ट है ऑसिफिकेशन, कीपिंग आउट ऑफ डेट मेजर्स. पुराना कोई भी मेजरमेंट क्राइटेरिया रहेगा जो आज की तारीख में वैलिड ही नहीं है, अगेन इट कैन बी अ नेगेटिव और अ प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट. एनीवेज, नेक्स्ट आ जाते हैं बेंचमार्किंग स्कीम्स के ऊपर. बेंचमार्किंग मतलब कंपैरिजन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. याद रखना ये बात, क्या बोला मैं? कंपैरिजन फॉर continuous improvement. so comparison for continuous improvement किसके साथ? with the best in industry. जी हाँ, सबसे बेस्ट जो है ना इंडस्ट्री में, उसके साथ कंपैरिजन करना और अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना. समझो आप 5th रैंक पे हो आपके कोई प्रोडक्ट के लिए, एंड कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा जो फर्स्ट रैंक पे, अपने आप को उसके साथ कंपेयर करो और आपको जहां पे लग रहा है कि यार ये बेटर है, वहां पे अपने आप को उधर इंप्रूव करो. सो कंपैरिजन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज, जी हां, बेंचमार्किंग. अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो बेंचमार्किंग के लिए वो लोग ने बोला है वेरियस टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग होती है. इंटरनल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल, ग्लोबल, स्ट्रेटेजिक, कॉम्पिटिटिव, प्रोसेस, फंक्शनल, ऑल ऑफ दैट. तो फटाफट मैं आपको बता देता हूं क्या है. सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, जहां पे आप अपने हार्डकोर कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करते हुए ट्राई करते हैं समझने को उसके प्रोडक्ट को और फिर उस हिसाब से वो चीजें अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करने को. से फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एप्पल वर्सेस सैमसंग. तो सैमसंग के लिए बेंचमार्क है एप्पल, लीडर ऑफ मोबाइल फोन्स. सो यहां पे वो ट्राई करेगा बेंचमार्क यूज करके इंश्योर करेगा कि वो एप्पल जैसा या उससे भी बेटर बन जाए. सो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स अपन यहां पे कंपेयर किया है एप्पल वर्सेस सैमसंग में. सेकंड है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग. सो आप कोई और इंडस्ट्री का या खुद की एक इंडस्ट्री के साथ आप एक स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल जियो, अगर आपने अभी जियो का स्ट्रेटेजी देखा हो तो उसने क्या यूज किया? प्रीडेटरी प्राइसिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज किया उसने. अब अगर उसने पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज किया है देन इन दैट केस उसको बहुत सक्सेस मिला, उसका यूजर बेस बहुत अच्छा हो गया है अभी. सो कोई और कंपनी है वो बोलेगा कि यार क्या स्ट्रेटेजी यूज किया है, मैं भी ऐसा स्ट्रेटेजी यूज करूंगा जिससे मैं भी टॉप पे आ जाऊं. समझ रहे हो? वो हो गया स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, वेयरइन आई टेक अडॉप्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ सम ऑफ माय कॉम्पिटिटर और वही मैं अपने आप में अप्लाई करूं. थर्ड हो जाता है ग्लोबल बेंचमार्किंग. तो बाहर की कोई कंपनी के साथ अपनी कंपनी का बेंचमार्किंग करूं. फॉर एग्जांपल एटीएम, बराबर ना. सो अगर एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक में स्टार्टिंग से तो एटीएम नहीं था. सिटी बैंक आउटसाइड इंडिया यूएसए में उसने एटीएम चालू किया था. सो अब एचडीएफसी बोलता है कि चलो क्यों ना मैं भी ये चीज चालू कर दूं यहाँ पे इंडिया में. सो क्या किया अपन ने? ग्लोबल बेंचमार्किंग. एचडीएफसी ने क्या किया? सिटी बैंक को एज अ बेंचमार्क रखा और उसके से चीजें अडॉप्ट कर ली, कॉल्ड एज ग्लोबल बेंचमार्किंग. फिर क्या होता है? इंटरनल बेंचमार्किंग. सो ये इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होता है? यस, सो अपने ही कोई से फॉर एग्जांपल अमूल,
तो अमूल के दो डिविजन है, एक डिवीजन है कर्ड डिवीजन, एक डिवीजन है मिल्क डिवीजन। अपने इंटरनल डिविजन्स के साथ अगर मैं बेंचमार्किंग करता हूं तो उसको कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप में टाटा स्टील है और टाटा मोटर्स है, सो कोई उन दोनों के प्रोसेस सेम है, तो मैं क्या करूंगा, टाटा मोटर्स विल टेक टाटा स्टील एज अ बेंचमार्क एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई वो क्या कर रहा है। सो वो हो गया इंटरनल बेंचमार्किंग। फिर होता है फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग के सेम फंक्शंस हो, से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, ठीक है। सो अगर आपको पता होगा कि पेप्सी और ये कोका कोला इनका मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केटिंग को एज अ बेंचमार्क ले लूंगा। सो फंक्शनल बेंचमार्किंग हो जाएगा वो। सो फंक्शंस यानी प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, करेक्ट। सो अगर कोई कंपनी का मार्केटिंग बहुत अच्छा है तो मैं उससे मार्केटिंग के फंक्शन का बेंचमार्किंग करूंगा। अगर कोई कंपनी का मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट फंक्शन अच्छा है तो मैं वो कंपनी का वो फंक्शन अडॉप्ट करके उसके साथ बेंचमार्क करूंगा, समझे। सो अगर पेप्सी या कोका कोला का एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी यूज करे, हो सकता है कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी वैसे ही कुछ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी यूज कर ले, उसको कहते हैं फंक्शनल बेंचमार्किंग। फिर होता है प्रोसेस बेंचमार्किंग। सो से अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसको एक अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 प्रोसेस यूज करना पड़ता है, सो इंटरनली वो प्रोसेस बेंचमार्किंग होगा कि भाई आपको ये क्या क्या प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हो। देन लास्ट में होता है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। आपकी इंडस्ट्री को या आपकी कंपनी को छोड़कर जब आप बाहर वालों से कोई पर्टिकुलर चीज बेंचमार्क करना चाहते हैं, मतलब कंपैरिजन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। समझ में आई बात। सो फॉर एग्जांपल एप्पल, वापस एप्पल का एग्जांपल ले रहा हूं, बट एप्पल इज बेस्ट इन क्लास फॉर इट्स मार्केटिंग। तो दुनिया की कोई भी कंपनी हो, अगर उसको मार्केटिंग करना हुआ ना, तो वो एप्पल के प्रोडक्ट को या एप्पल की स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो कोई भी चीज में बेस्ट इन क्लास अगर हूं मैं, देन वो बेस्ट इन क्लास का जो बेंचमार्किंग होगा उसको कहेंगे एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। सो इवन इफ इट इज नॉट इन माय इंडस्ट्री, कोई और इंडस्ट्री में, तो भी मैं उससे चीजें अडॉप्ट कर सकता हूं, कॉल्ड एज एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, समझे, ठीक है। फिर बाद में गोल्स ऑफ बेंचमार्किंग होता है, इंट्रा ग्रुप गोल्स, इंटर इंडस्ट्री बेंचमार्किंग हो सकता है। प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो भी कंपनी के साथ बेंचमार्किंग करना है उसके लिए एक प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर वो कंपनी का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में से फॉर एग्जांपल मैं मेरी कंपनी है माइक्रोमैक्स, मेरे को टॉप पे पहुंचना है, तो एप्पल मेरे लिए एक बेंचमार्क हो गया। तो मैं एप्पल का सब डेटा कलेक्ट करूंगा, सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। सर क्या डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे आप? क्या उसका रैम का स्पीड है, कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना रेजोल्यूशन है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, ऑल ऑफ दैट। सो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। फिर मैं एनालाइज करूंगा कि ओके अब मैं इसको मेरे प्रोडक्ट में कैसे यूज कर सकता हूं, एनालाइजिंग द फाइंडिंग्स। फिर रिकमेंडेशंस के, ओके नाउ आई विल प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट। फाइनली उसको मॉनिटर एंड रिव्यू करते रहना है, कंट्रोल करते रहना है, सो दैट मेरा काम प्रॉपरली वर्कआउट हो जाए। सो फर्स्ट इज प्लानिंग, फिर कलेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फिर देखो कि ओके एनालाइज द फाइंडिंग्स, recommendations, and lastly monitoring and reviewing, which is my control aspect. आई बात समझ में? This will be your process of benchmarking. Continuing with the next important aspect, which is the code of conduct. So अभी एक सेकंड, अभी आपने ये जो प्रोसेस पढ़ा ना उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. That is what we have skipped. So collection of data, analyzing the findings, जो मैंने आपको बताया ना, recommendations, monitoring and review, all of that. Prerequisites and difficulties you can read up. Benchmarking code of conduct, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोड ऑफ कंडक्ट यानी हाउ शुड यू डू योर बेंचमार्किंग, बिकॉज बेंचमार्किंग आप कर रहे हो आपके कॉम्पिटिटर के साथ, तो कहीं कोई गलत काम ना कर लो, तो इसके लिए कुछ बेंचमार्किंग कोड ऑफ कंडक्ट्स एस्टेब्लिश किए हैं. सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी क्या बोलता है? बेंचमार्किंग से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो आप इलीगली यूज नहीं करोगे. Data received from benchmarking from the competitor will never be used in illegal processes. Second, principles of exchange, मतलब जितना डेटा आपको मिला है उतना डेटा आपको शेयर भी करना पड़ेगा. समझ रहे हो? आपको जितना भी डेटा मिल रहा है अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं कि हाँ आपको डेटा मिल गया, अरे नहीं मेरा डेटा तो काम का नहीं है.
आपको भी उतना ही डेटा शेयर करना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। बट ऑब्वियस है ना, आपको कोई भी बेंचमार्किंग डेटा मिला है आप उसको क्या रखोगे, हाईली कॉन्फिडेंशियल, एंड वाइस वर्सा। सो आप सामने वाले को भी बोलोगे भाई हमारा भी डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना। प्रिंसिपल ऑफ यूज, द डेटा शुड बी यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है ना। तो यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई एम्प्लॉय को जाके मिला, बेंचमार्किंग के हिसाब से समझने का कोशिश किया मैंने कि भाई आप कितना कमा लेते हो, उसने बोला 10,000 पर मंथ। तो मुझे भी एक आइडिया आ गया भाई ये लेवल के एम्प्लॉय को 10,000 पर मंथ देना पड़ता है। अब उसको मैं यूज कैसे कर रहा हूं पता है, मैं उसको फोन करके बोलता हूं मैं आपको 10,000 का 11,000 देता हूं, चलो आप मेरी कंपनी में आ जाओ। ये तो मिसयूज हो गया, यूज नहीं मिसयूज हो गया। सो डू नॉट मिसयूज द बेंचमार्किंग डेटा। देन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पार्टी एंड उसके नीचे प्रिंसिपल ऑफ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों साथ में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर समझो कोई राइवल कंपनीज एक दूसरे के साथ बेंचमार्किंग करवा रही है, देन दे विल बोथ अपॉइंट वन पर्सन और वन हेड फ्रॉम देयर कंपनी हु विल डू द रिस्पेक्टिव बेंचमार्किंग फॉर ईच ऑफ देम। उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। सेकेंडली क्या कर सकते हो, आप एक नॉन बायस्ड या अनबायस्ड थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर सकते हो। ये अनबायस्ड थर्ड पार्टी आप दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का बेंचमार्किंग करके एक रिपोर्ट बना के देगी, उसको कहते हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेपरेशन। बेंचमार्किंग के लिए जो भी प्रेपरेशन की जरूरत है, प्लीज यूज इट प्रॉपरली एंड एंश्योर दैट थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। सो दिस इज कॉल्ड एज बेंचमार्किंग कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आ जाता है बेंचमार्किंग इन द नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। आप बोलेंगे सर नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के लिए बेंचमार्किंग की क्या जरूरत है? जरूरत है सर, क्या तो बताइए ना, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। जरूरत यह है कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में डोनेशन या चैरिटी मिलता है और वो जो चैरिटी या डोनेशन मिल रहा है वो बराबर जगह पे जा रहा है, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। सो वो कैसे चेक करोगे कि बराबर काम हो रहा है कि नहीं, तो कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरियाज ले डाउन करने पड़ेंगे। सो यहां पे उन्होंने कहा है, देखो व्हाई डू वी नीड परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीओ, बिकॉज बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, और सॉरी बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। सो इसके लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरियाज कुछ और रखने पड़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एक्सपेंडिचर, कितना फंड मिला है, कितना आपने एक्सपेंड किया है। मल्टी बेनिफिट्स में अक्रू ओवर अ लॉन्ग टाइम, समझो खर्चा आप अभी कर रहे हो तो आप ऐसा लगेगा ना खर्चा, और इतना सारा खर्चा कर दिया आपने हमारे पैसे से, बट इसका बेनिफिट सर आगे 10 साल 15 साल तक होगा। समझो कोई हॉस्टल बना दिया किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सो बेनिफिट विल बी लॉन्ग टर्म बट आउटफ्लो विल बी इमीडिएट, so you will have to give an explanation. But measurement criteria is important so that money is not misused and resources are being used in a proper manner, वो proper check चलता रहे। So इसको भी measure करने के लिए दो क्राइटेरियाज है। पहला है VFM वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। सबसे पहले इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है चेक करना। इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, इफेक्टिवनेस क्या होता है अभी समझाया था ना, उसने ए वाले ने 80 मार्क्स 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके भी 34 लाया और उस बी ने 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके भी 60 क्रॉस आया, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। दूसरा एफिशिएंसी, डूइंग वर्क इन अ बेटर वे इज योर एफिशिएंसी। सो वेदर द वर्क इज बीइंग डन इन अ एफिशिएंट वे, मतलब कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं है मेरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले। दूसरा वो जो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। एंड लास्टली इकोनॉमी, ये सबसे एटलीस्ट नुकसान ना हो, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाए तो भी चलेगा। अगर मेरे को कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करना है तो मैं उसको 3 एस्पेक्ट्स में मेजर करूंगा। पहला कितना इफेक्टिव है, दूसरा एफिशिएंट, तीसरा इकोनॉमी, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, कट टू कट प्रॉफिट आया या कॉस्ट टू कॉस्ट निकला तो भी चलेगा। अभी क्लियर? ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट है एडप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। सर अभी ये बैलेंस स्कोर कार्ड तो पढ़ा था, अब ये एडप्टेड क्या है? सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पे भी, वही कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस एंड इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी रहेगा। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कस्टमर फॉर this here is different, it is not a commercial customer that we are looking at। यहाँ पे अपन किसी कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं, तो वेदर वो हेल्प करने में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया, वो काम तो उसको जो चाहिए था वो उस हिसाब से मिल रहा है, बराबर सब हो रहा है कि नहीं। वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव यहाँ पे होता है फंड रेजिंग। भाई एक एनपीओ तो डोनेशन पे चलेगा ना, सो अगर डोनेशन बराबर नहीं मिला देन इन दैट केस प्रॉब्लम हो जाएगा। सो फॉर देम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इज फंड रेजिंग, रेजिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ फंड्स। फिर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं बराबर कि नहीं, क्वालिटी होना चाहिए काम में। भाई ऐसा है कि देखो अपन ने कम पैसा लिया है
बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है, नेवर। एंड लास्टली लर्निंग एंड इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, दैट टेल्स अस कि आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ। सो ये 4 पैरामीटर्स, या तो वैल्यू फॉर मनी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी के बेस पे जज कर लो, या एडेप्टेड स्कोर कार्ड बना लो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस, या इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। ये बेसिस पे मेरा एडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड बन जाएगा। अभी क्लियर एवरीवन? यस सर। देन लास्टली अदर परफॉर्मेंस मेजर्स कैन बी यूज्ड, वो भी उतने ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड लास्टली आप क्या बनाओगे? अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाओगे। भाई जब तक आपने एग्जाम जाके दे दिया, एग्जाम के लिए पढ़ाई किया, फिर एग्जाम जाके दे दिया, बट जब तक इंस्टीट्यूट आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो एग्जाम देने का या पढ़ने का फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि तब तक सीए का डिग्री तो मिलेगा नहीं। दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के हिसाब से वी हैव फाउंड आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, वी नो आवर वर्क, नाउ द मेजरमेंट क्राइटेरिया हैव टेकन केयर ऑफ, नाउ कम्स द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट से मुझे पता चलेगा मैंने कितना अच्छा काम किया है और मेरे को कहां पे इंप्रूवमेंट का जरूरत है, एंड दैट विल इंश्योर दैट मेरी कंपनी विल डू द बेस्ट। So I hope we are absolutely clear with all the fundamentals that are given here. ठीक है? So start किया था अपन लोग ने वो फ्लो चार्ट के साथ, and now we are ending up with performance reports. With this, we complete the revision lecture. As I told you in the beginning, सबसे important chapter है ये for your new syllabus, especially your attempt. So please ensure हर एग्जाम में मेरे हिसाब से ये चैप्टर में से 15 से 20 मार्क आएगा। I've tried my best to do the justice in terms of revision, so कम टाइम में मैक्सिमम आपको यहाँ पे बेनिफिट देने की कोशिश की है मैंने। I hope आपको पसंद आया होगा। Please do give your positive feedbacks on my contact number or as such, and wish you all the very best. Well, hasta la vista. Thank you. थ्योरी एस्पेक्ट तो पूरा ये हो गया चैप्टर का। अब आ जाते हैं केस स्टडी के ऊपर। जी हाँ, अगर आप आपका चैप्टर 13 खोलते हो अपने बुक में, तो ये चैप्टर से रिलेटेड 2 केस स्टडीज है। अब सोचो ना, टोटल 9 केस स्टडीज दिया है ये चैप्टर में, उसमें से 2 केस स्टडीज ये चैप्टर का है। जस्ट टेलिंग अस कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो 2 कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर केस स्टडी बनाया इंस्टीट्यूट ने। एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड का, दूसरा परफॉर्मेंस प्रिज्म। सो केस स्टडी नंबर 4 इज ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड। अगर आपके पास मेरे नोट्स है आप उस पे आ जाइए, अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है देन इन दैट केस आप आपके मॉड्यूल में फटाफट केस स्टडी 4 कर लीजिए। अगेन इट्स फास्ट ट्रैक, तो मैं आपको वो खाली केस एक्सप्लेन करूंगा, उससे रिलेटेड अपने जो रेलेवेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। ठीक है? सो क्विकली आ जाइए ऑन दैट नोट ऑन केस स्टडी 4, देन इमीडिएटली विल डू केस स्टडी 5। सो बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस प्रिज्म डन एंड डस्टेड हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये कंपनी है, कंपनी का नाम है फेयर लिमिटेड। एक सेकंड। ओके, सो कंपनी का नाम है फेयर लिमिटेड। सो ये कंपनी क्या करती है? कंपनी बनाती है गाड़ी और गाड़ी बेचती है। अगर आपको कंपनी का एक जर्मन कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, फोक्सवैगन 10 ऑटो, बराबर है? फोक्सवैगन पसाट, फोक्सवैगन वेंटो, फोक्सवैगन पोलो, ये सब गाड़ी आपने हम श्योर सुनी होगी। कहीं ना कहीं ये केस उसी से रिलेटेड है। तो फोक्सवैगन या ये केस में फेयर लिमिटेड कार मैन्युफैक्चर करती है और दुनिया भर में बेचती है। लास्ट 3 साल में ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वर्ल्ड्स बेस्ट कार से नवाजा जा रहा है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बाय द कंज्यूमर्स। बट ऑफ लेट क्या हुआ है, इतना ज्यादा इनके सेल्स हो रहे हैं, तो इनका फोकस खाली एक चीज के ऊपर है, सेल्स हो रहा है, चलो प्रॉफिट कमाते हैं, बात खत्म। कहीं ना कहीं ये क्वालिटी एस्पेक्ट को भूल गए और उसकी वजह से इनके इंजिन्स में कोई प्रॉब्लम आने लग गई, एंड अब इनको वो सब कार्स रिकॉल करनी पड़ रही है। कार रिकॉल करना मतलब, अगर कंपनी को लगता है कि कार के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उन्होंने नहीं बनाई है, तो वो जो कार बेचती है उसको वो लोग क्या कर देते हैं? रिकॉल कर लेते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। तो अब उनका फोकस क्या था? सेल्स। और सेल्स के चक्कर में, खाली प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में वो क्वालिटी डालना भूल गए। क्वालिटी नहीं डाला, जिसकी वजह से इंजन खराब और भी कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम्स की वजह से कार को रिकॉल करना पड़ा, जिसकी वजह से क्वालिटी इशू, कस्टमर डिससैटिस्फाई, एंड ओवरऑल कंपनी का जो गुडविल है कहीं ना कहीं डाउन हो गया। सो इन्होंने यही बात अपने को बोला है दैट क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही सब कुछ होता है या नहीं, तो क्यों? सो डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल मेजर एज अ परफॉर्मेंस मेजर। दूसरा,
क्या ऑल्टरनेटिव मेजर्स है जो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियस आंसर जो अपन फर्स्ट चीज दिमाग में आएगा वो है बैलेंस स्कोर कार्ड, और फिर बाद में कुछ बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में अपने को कुछ लिखना है, उससे रिलेटेड 2 CSF एंड 2 KPI क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड KPIs रिलेटिंग टू ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। सो पॉजिटिव क्या है, अगेन क्वेश्चन समझ में आ गया। फोक्सवैगन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लास्ट 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है, कस्टमर्स ट्रस्टेड ब्रांड में से सबसे टॉप पे है वो। अब ये साल उसका फोकस है सेल्स के ऊपर और पैसा कमाने के ऊपर, सो खाली नेट प्रॉफिट चाहिए उनको। उस चक्कर में कहीं ना कहीं वो क्वालिटी को पीछे छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, जिसके वजह से ये साल में उनके सेल्स भी ड्रॉप हो गए एंड उनको जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिलता था वो भी नहीं मिला है। और कंपनी का बिकॉज क्वालिटी प्रॉब्लम आया है, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट कंपनी हैड टू रिकॉल अ लॉट ऑफ इट्स कार्स बिकॉज ऑफ क्वालिटी इश्यूज, engine issues, brake issues and so on. Now they are asking us, should financial measure should be the only way? No. फाइनेंशियल मेजर को, खाली फाइनेंशियल मेजर को यूज करने का, चलो आप मुझको बताओ क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। सो सबसे पहला, इट फोकसेस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, बराबर है। दूसरा, इट कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय इन्फ्लेशन, मतलब अगर मेरा सेल्स 5% है और मेरा इन्फ्लेशन 6% है, so, ऐसे दिखेगा क्या 5% सेल्स चलो ग्रोथ हुआ है, अरे बट ओवरऑल तो नेगेटिव ग्रोथ है, 1% डाउनफॉल, वो कौन दिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मेजर में नहीं दिखता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो उसके लिए फेमस है, विंडो ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो ऑडिट में, वैसा कुछ। सो फाइनेंशियल मेजर्स के दीज आर द डिसएडवांटेजेस। हाँ, कुछ एडवांटेज भी है। सबसे बेस्ट, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर्स वेल्थ इज केप्ट इंटैक्ट एंड शेयर होल्डर का वेल्थ काफी अच्छा हो जाता है, तो पर्सनल लेवल पे शेयर होल्डर खुश होता है जब कंपनी खाली प्रॉफिट या फाइनेंस पे फोकस करती है। सो उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी देयर कैन बी सम पॉजिटिव्स कि इट कैन बी कंपेरेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज। देखो, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के बेसिस पे 2 कंपनीज को कंपेयर करना डिफिकल्ट है। फाइनेंशियल मेजर्स पे तो कर सकते हो ना भाई, तेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, तेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, कंपैरिजन इज बिकम्स वेरी इजी। सो वो फाइनेंशियल मेजर्स के ये कुछ पॉजिटिव्स है, बराबर है। अब नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज अपने को यहाँ पे लिस्ट डाउन करने हैं। पहला एडवांटेज मैं बोलूंगा कि इसका लॉन्ग टर्म पोजीशन लेता है, फाइनेंशियल खाली शॉर्ट टर्म। अगर आप नॉन फाइनेंशियल देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए एक ओवरऑल आइडिया देता है। दूसरा, इट फोकसेस ऑन क्वालिटी, अदरवाइज प्रॉफिट खाली क्वांटिटी, ये क्वालिटी के ऊपर भी उतना ही फोकस करता है। व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस? नॉन फाइनेंशियल मेजर्स लाइक मेजर ऑफ क्वालिटी आर डिफिकल्ट टू मेजर। यस, मेजरमेंट कैन बी डिफिकल्ट, प्लस बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन करना पड़ता है एंड एट टाइम्स देयर कैन बी सब्जेक्टिविटी, बिकॉज नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो सब्जेक्टिव हो सकता है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि कौन सी कंपनी ने नॉन फाइनेंशियल वे में बेटर परफॉर्म किया है। एनीवेज, मूविंग ऑन। सो अपन ये कंपनी के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करेंगे और उनको बोलेंगे भाई ठीक है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अच्छा है, बट उसके अलावा कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी फोकस कीजिए। जितना आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करोगे उतना बेटर कार डेवलप करोगे, प्लस उतनी अच्छी इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, मतलब उतने अच्छे आपके प्रोसेस होंगे, क्वालिटी ऑफ इंजन्स, ब्रेक्स, ऑल ऑफ दैट विल बी डन गुड, then you will be able to sell more because of better quality, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होगा and develop your after sales department very strong so that everything is taken care of and by default financial perspective भी आ जाएगा। करेक्ट, कंटिन्यूइंग। फिर है पर्सपेक्टिव लिंक टू CSF एंड KPI। CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो यहाँ पे फाइनेंशियली कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? इफ आई एम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, मैं सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी हूं, कैसे पता चलेगा? बाय लुकिंग एट माय लिक्विडिटी रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबसे मुझे पता चलेगा कि नहीं। सो ये होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। वैसे ही कस्टमर पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो भाई, चॉइस ऑफ कस्टमर्स का सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस ऑफ कस्टमर कौन सा है इन टर्म्स ऑफ कार। इफ इट इज आवर कार, वी विल से CSF फॉर कंज्यूमर्स इज अचीव्ड। उसको मेजर करने के लिए KPI, कितना अपन ने व्हीकल बेचा, कितना रिकॉल्स हुआ नहीं हुआ, ऑल ऑफ दैट। इंटरनल बिजनेस, वी विल सी कि भाई कितना अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह से अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है देन इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर है तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार शुड बी ऑलमोस्ट नील, वो उसका केपीआई हो गया। लास्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कितना अच्छी तरह से मैं अपने आप का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाया हूं मेरे कार्स में, दैट इज माय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड दैट आई कैन सी थ्रू द अमाउंट invested in research and development. So this is in short about your whole question on balance scorecard. As I said, short में आपको यहाँ पे समझा दिया है मैंने, बाकी एग्जाम में आपको और डिटेल्ड वे में लिखना है। फिलहाल तो रिवीजन लेक्चर है, so that's how we will proceed. नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं, केस स्टडी 5। जिसके पास मेरा नोट्स है आपको ये दिख जाएगा, जिसके पास नहीं है वो क्या कर सकते हो, अपना मॉड्यूल देखिए, मॉड्यूल में आपको दिखेगा केस स्टडी 5 रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस प्रिज्म। बैलेंस स्कोर कार्ड खाली दो चीज के ऊपर फोकस करता है, कस्टमर और शेयर होल्डर। वही डिसएडवांटेज को एड्रेस करके परफॉर्मेंस प्रिज्म बना, जो बोलता है बाकी स्टेक होल्डर जैसे एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स के ऊपर भी उतना ही फोकस करो। अब हमारे पास ये कंपनी है गैलेक्सी लिमिटेड, जो बिजनेस ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है। द शेयर होल्डर्स आर वेरी हैप्पी, व्हाई? बिकॉज द कंपनी इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। ठीक है, कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनका आफ्टर सेल्स और ओवरऑल बहुत अच्छा है सिस्टम। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड अडॉप्ट किया है। बैलेंस स्कोर कार्ड अडॉप्ट करने के लिए वजह से फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इज गुड, कस्टमर पर्सपेक्टिव इज गुड, बोथ आर वेरी वेरी हैप्पी। बट एम्प्लॉइज, क्या बैलेंस स्कोर कार्ड एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस करता है? नहीं। तो गैलेक्सी लिमिटेड ने भी वो एम्प्लॉइज को इग्नोर कर दिया एंड कहीं ना कहीं देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो मेरा बिजनेस मैनेज कौन करेगा? जो इतना अच्छा भी सर्विस दे रहे हैं अपन, वो कहीं ना कहीं नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस होल केस स्टडी इज ऑल अबाउट। क्या कि कस्टमर को खुश कर दिया, शेयर होल्डर को खुश कर दिया, बट अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है देन इन दैट केस कोई मतलब नहीं होगा। सो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ रहा है, उसको रुकना है। ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो इनके जो ट्रक ड्राइवर्स है वो बोल रहे हैं कि हमको तुमने टेम्पररी वर्कर्स का स्टेटस दिया, आप हमको परमानेंट वर्कर्स बनाइए। तो अगर ये टेम्पररी वर्कर्स परमानेंट वर्कर्स बन जाते हैं देन इन दैट केस उनको और सैलरी मिलेगा परमानेंट बेसिस पे एंड दे विल बी मोर हैप्पी। सो ये सब फैक्टर्स को कहीं ना कहीं गैलेक्सी लिमिटेड ने इग्नोर कर दिया है। तो अब अपन सोच रहे हैं यार बैलेंस स्कोर कार्ड तो अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद भी एम्प्लॉइज और सब लोग नाखुश है, तो अब क्या कर सकते हैं? अपन अडॉप्ट करेंगे परफॉर्मेंस प्रिज्म विच फोकसेस ऑन 5 फैक्टर्स। क्या 5 फैक्टर्स के ऊपर वो फोकस करता है? स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। तो स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन के लिए कौन कौन आता है स्टेक होल्डर में? शेयर होल्डर, कस्टमर, उसके ऊपर तो वैसे भी फोकस था। अब आ जाएगा एम्प्लॉई, अब आ जाएगा गवर्नमेंट, अब आ जाएगा रेगुलेटर, अब आ जाएगा इन्वेस्टर, सब के सब खुश हो जाएंगे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन की वजह से। अब स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है तो कुछ प्रोसेसेस सबसे पहले कुछ स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ओके, सो स्टेक होल्डर अपने केस में कौन है? एम्प्लॉई खुश नहीं है। क्यों? उसको परमानेंट स्टेटस चाहिए। तो चलो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उनको कैसे परमानेंट स्टेटस दिया जा सकता है और उनका सैलरी इंक्रीज किया जा सकता है, ताकि एम्प्लॉय भी खुश होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कंप्लेन किया है कि एम्प्लॉय को बहुत सारा वर्क प्रेशर है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा सेट करेंगे अपन कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर ना आए और वो प्रेशर टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो स्ट्रेटेजी, प्रोसेस एंड फाइनली वी विल चेक कि क्या अपने पास वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि इनका सैलरी बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं या नहीं। So, अगर yes, then strategies will be combined with processes, will be combined with capabilities, and finally जो मेरा मोटिव था stakeholder satisfaction वो पूरा हो जाएगा। बट स्टेक होल्डर अगर सेटिस्फाई हो गया तो मैं सामने उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? उससे कुछ कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा स्टेक होल्डर कौन है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? उसका काम पे ज्यादा वर्क प्रेशर ना हो अननेसेसरी का। जो ट्रक ड्राइवर्स है उनको परमानेंट स्टेटस मिल जाए। सो मैंने आपको ये दोनों दे दिया है, परमानेंट स्टेटस दे दिया है, पैसा दे दिया है, आपका काम को प्रोसेस ओरिएंटेड बना दिया है, तो जिससे आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। अब मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एफिशिएंट काम करें, आप और मेरे लिए बिजनेस बढ़ाएं एंड आप ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ के ऊपर डेवलप्ड रहे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर परफॉर्मेंस प्रिज्म। सो आई होप वी आर क्लियर विद दीज टू केस लॉज विच आर गिवन थ्रू चैप्टर नंबर 13, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। इसको और डिटेल में अगेन एक्सप्लेन किया है अपन ने यहाँ पे, बट फिलहाल अपन फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं आपको भी पता है, वो है एक क्विक रिकैप के ऊपर। सो आई होप वी आर क्लियर।